ओके. तर आज आपण तंबाखूवर NRT, निकोटीन गम आणि निकोटीन पॅच हे कसं वापरतात याच्यावर बघूया. आपण आधी 15-20 मिनिटं थिअरी बघूया आणि मग आपण थोडे रोल प्लेस करूया की पेशंट सोबत जेव्हा आपण त्यांना करतो काउन्सिलिंग तर कसं करू शकतो. ठीक आहे, मी माझी स्क्रीन शेअर करतो. दिसते का माझी स्क्रीन? हो, दिसतंय. ओके. तर टोबॅको सेशन ट्रेनिंग फाईन. तर आपण काउन्सिलिंग करतोय. तुम्ही खूप वेळापासून लोकांना काउन्सिलिंग करताय. काउन्सिलिंग सोबत आपण अनेकदा लोक म्हणतात काही दवा पण आहे का. तर तंबाखू सोडण्यासाठी काही दवा आहे ज्याने सोडण्याची शक्यता वाढते. आता जनरली ते 3 प्रकारची दवा आहे. एक आहे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरपी, म्हणजेच निकोटीन गम किंवा निकोटीन पॅच. मग ब्युप्रोपियोन नावाची एक दवा आहे आणि व्हॅरेनिक्लिन. हे जनरली MBBS डॉक्टर किंवा सायकॅट्रिस्ट डॉक्टर्स असतात, त्यांनाच ते प्रिस्क्राईब करायची ऑथॉरिटी आहे. म्हणून आपण त्यांच्यामध्ये आज जास्त बोलणार नाही, पण थोडक्यात आपल्याला कल्पना असावी म्हणून थोडक्यात सांगतो. आपण जेव्हा माणूस जेव्हा तंबाखू खातो तेव्हा त्यात निकोटीन नावाचा पदार्थ आहे. हा जो निकोटीन नावाचा पदार्थ तंबाखूमध्ये आहे त्याच्यामुळे तो ऍडिक्टिव्ह बनतो आणि त्याच्यामुळे मज्जा वाटते. आता जो खरा निकोटीन तंबाखूमुळे होणारा कॅन्सर आहे, तंबाखूमुळे होणारे हार्ट अटॅक आहे, तंबाखूमुळे होणारा फुफ्फुसांना डॅमेज आहे, ज्याच्यामुळे नंतर TB होतो, न्यूमोनिया होतो. एक्सक्यूज मी हा सर, सगळा सॉरी थोड़ा हिंदी मध्ये. हो ठीक है. तर हम बोल रहे थे कि कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब क्या. काफी लोगों की मन में एक डाउट आ सकता है कि क्यों भाई निकोटीन क्यों देना है. तंबाकू में निकोटीन का जहर है इसलिए लोगों को तंबाकू की आदत पड़ती है, तो अभी हम निकोटीन का ही पैच देंगे, निकोटीन का ही गम देंगे तो क्या फायदा है. तो बात ऐसी है कि तंबाकू में 4000 से भी ज्यादा हानिकारक केमिकल्स है जो जिनकी वजह से कैंसर होता है और शरीर को अलग अलग हार्म होता है. जब हम सिगरेट या बीड़ी फूकते हैं तो वो जलने की वजह से जो धुआं आता है जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, टार बनता है और अलग अलग मतलब वो और भी हानिकारक केमिकल्स बनते हैं. और जो खाने वाला तंबाकू होते हैं उसमें नाइट्रोजमाइन्स नाम के केमिकल्स होते हैं और भी अलग केमिकल्स होते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे. बट मुद्दा यह है कि आदत लगाने वाला केमिकल निकोटीन है, बट शरीर को नुकसान बाकी केमिकल्स निकोटीन से ज्यादा करते हैं. तो ऐसा देखने में आया है कि जब बाकी केमिकल्स निकल गए और सिर्फ निकोटीन हमने गम के फॉर्म में या पैच के फॉर्म में लिया तो शरीर को होने वाला नुकसान लगभग 90% कम होता है. तो कोई बोलेगा कि नहीं ठीक है ना, 90% कम हुआ बट थोड़ा तो नुकसान है और आदत तो अभी भी है, बराबर है. तो अगर किसी को पूरी तरह तंबाकू छोड़ना जमता हो तो प्लीज छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छी बात है, अगर किसी को पूरी तरह छोड़ना जमता है तो निकोटीन लेने से अच्छा पूरी तरह छोड़ना नक्की बेहतर है. पर हकीकत यह है कि काउंसलिंग करने के बावजूद, अच्छे से अच्छा काउंसलिंग करने के बावजूद 100 में से सिर्फ करीबन 8 से 10% लोग तंबाकू छोड़ पाते. तो बाकी 90% लोगों का क्या. तो सबसे अच्छा तो यही है कि ये छोड़ना मुश्किल है, इसे शुरू मत करो. बट जो लोगों ने शुरू कर दिया है और उनको खुद से नहीं जम रहा छोड़ना, तो उन लोगों को इससे मदद होती है. तो मदद क्यों होती है, तो जैसे मैंने कहा, एक तो शरीर को होने वाला नुकसान 90% कम हो जाता है और दूसरा तंबाकू छोड़ने के कंपैरिजन में निकोटीन गम या निकोटीन पैच छोड़ना थोड़ा सा ज्यादा आसान है. तो वो कैसे, वो देखते हैं. बट उसके पहले तो ये हो गया एक तरीका, हम निकोटीन पैच ले या निकोटीन गम ले. दूसरा तरीका है ब्यूप्रोपियोन. ब्यूप्रोपियोन एक दवाई का नाम है. जब ब्यूप्रोपियोन शरीर में जिस रिसेप्टर पे तंबाकू निकोटीन काम करता है उसके ही सिमिलर एक रिसेप्टर पे जाके
नहीं, सिमिलर रिसेप्टर पे नहीं जाता। जब निकोटीन हम खाते हैं, फूकते हैं या तंबाकू लेते हैं, तो निकोटीन एक ब्रेन में कहीं तो जाके बैठता है, जिस वजह से न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस नाम की जो ब्रेन में जगह है, वहां पे डोपामीन नाम का केमिकल बढ़ जाता है। और दिमाग में जब डोपामीन बढ़ता है तो मन को अच्छा फील करता है। तो जब मेरी फर्स्ट रैंक आ जाए तो दिमाग में डोपामीन बढ़ता है, अगर मेरे को खेल में मैं कुछ जीत गया, दिमाग में डोपामीन बढ़ता है। तो जब जब दिमाग में डोपामीन बढ़ता है तो इंसान को बहुत खुश फील करता है। दारू तंबाकू जैसी चीजों की आदत लगने का कारण है कि इनमें सिर्फ हमें कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिगरेट फूको, तंबाकू मारो, और दिमाग में डोपामीन की एक लहर आती है, जिस वजह से इंसान को बहुत खुश फील करता है। तो ब्यूप्रोपियोन क्या करता है, दिमाग में डोपामीन को जो कम करने का प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को बंद करता है। तो जिस वजह से डोपामीन की मात्रा दिमाग में बढ़ जाती है। तो सिगरेट लेने से जो परिणाम होता है, डोपामीन का बढ़ना, विप्रोपियोन से भी कुछ हद तक वही परिणाम होता है। तो इस वजह से जब इंसान ब्यूप्रोपियोन लेता है तो फिर सिगरेट छोड़ने पे जो तकलीफ होती है, क्रेविंग होती है, वो कम हो जाती है। तो ये हो गया ब्यूप्रोपियोन। और तीसरा है वेरेनिक्लिन। वेरेनिक्लिन जहाँ पे निकोटीन काम करता है उसी जगह पे काम करता है। तो थोड़ी टेक्निकल बात हो जाएगी, फिर भी मैं ब्रीफली बोलता हूँ, एक मिनट है। तो इट इज अल्फा 4 बीटा 2 पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट मतलब क्या, जहां पे निकोटीन काम करता है वहां पे जाके बैठेगा, थोड़ा डोपामिन रिलीज करेगा, पर वो वहां बैठा है। तो वो वहां बैठा है, तो अभी आप सिगरेट फूकोगे तो भी निकोटीन काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहां पर निकोटीन स्टिमुलेट करता था उस जगह को उसने ब्लॉक कर दिया। तो अगर आपने निकोटीन गम लिया है, ब्यूप्रोपियोन लिया है, और उसके आप ऊपर आपने सिगरेट पिया, तो आपको किक मिलेगा। बट वेरेनिक्लिन लेने के बाद क्रेविंग और विड्रॉल तो कम हो ही जाएगा, बट उसके ऊपर आपने सिगरेट पिया फिर भी आपको किक नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि सबसे इफेक्टिव वेरेनिक्लिन है, पर वो थोड़ा महंगा है। ओके, अभी हम जाएंगे। तो आज हम काउंसलर्स हैं सब, तो हमें ब्यूप्रोपियोन और वेनेडिक्लिन की एनीवेज परमिशन नहीं है। अगर आपके जहां पर भी आप काम कर रहे हो वहां अगर डॉक्टर भी बैठते हैं, तो उनके साथ में लाइज करके फिर आप ब्यूप्रोपियोन का कर सकते हो। तो अभी हम ये समझते हैं कि कितना फर्क पड़ता है अगर हम ये निकोटीन पैच दे दे, निकोटीन गम दे दे, तो कितना फर्क पड़ता है। तो ऐसा बोलते हैं कि लगभग 1.7 टाइम्स या 2 टाइम्स। जैसे कि अगर सिर्फ काउंसलिंग से 100 में से 10 लोग तंबाकू छोड़ पाते हैं, तो उसके साथ साथ आपने निकोटीन पैच या निकोटीन गम दे दिया, तो 17 से 20 लोग 100 में से छोड़ पाएंगे। फिर भी 80% छोड़ नहीं सक रहे। वो हकीकत है बड़ी स्टडीज के। हो सकता है कि जब हम ज्यादा जैसे आप लोग सारे मोटिवेटेड लोग हो जो लोगों से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आप में सक्सेस 30% चला जाए, 40% चला जाए। बट हमें हकीकत में रहना चाहिए कि इसका सक्सेस रेट ऐसे 100%, 80% जैसा भी नहीं है, ताकि आपका मोटिवेशन कम ना हो। जब आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो और वो छोड़े नहीं, तो आपको, अगर सपोज करो आपने 100 लोगों को मोटिवेट किया या 10 लोगों को मोटिवेट किया और उसमें से 4 लोगों ने छोड़ दिया, 6 लोगों ने छोड़ा नहीं, तो आपको सैड होने की जरूरत नहीं है कि यार 6 लोगों ने छोड़ा नहीं। आपको खुश होने की जरूरत है कि बेस्ट काउंसलर्स और डॉक्टर्स का जो सक्सेस रेट है उससे ज्यादा आपका सक्सेस रेट है। ठीक है। सो एनीवेज, जब हम निकोटीन पैच, तो पहले मैं सिर्फ काउंसलिंग पे ध्यान देता था, ये सब निकोटीन दवाइयों पे ज्यादा भार नहीं देता था। बट जब मैंने पढ़ा कि बड़े बड़े रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हो चुके हैं और बहुत सारे हो चुके हैं, और सारों में ये देखा गया है कि निकोटीन पैच या निकोटीन गम देने से आपका सक्सेस रेट डबल हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं सिर्फ काउंसलिंग करूं तो जितने भी लोग छोड़ पाएंगे। अगर सिर्फ निकोटीन गम या पैच देने से सक्सेस रेट डबल हो सकता है, तो फिर क्यों नहीं, राइट। तो फिर इसीलिए मैंने भी आई बिकेम ओपन टू गिविंग इट। नाउ तीसरा है कॉम्बिनेशन एनआरटी। मतलब एक निकोटीन गम वो दिन भर चिपका के रखेगा, और उसके ऊपर उसको जब भी क्रेविंग फील करेगा फिर से सिगरेट लेने का या तंबाकू लेने का,
तब वो ऊपर से गम ले लेगा। तो निकोटीन पैच मतलब सिर्फ पैच, गम मतलब सिर्फ गम, और कॉम्बिनेशन मतलब पैच के साथ जब भी उसे इच्छा हो रही है वो गम भी ले रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन एनआरटी है इसका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा पाया गया था 2.73 टाइम्स। मतलब अगर 100 लोग छोड़ने की ट्राई कर रहे हैं और अगर उन्होंने कॉम्बिनेशन एनआरटी की तो लगभग 27% लोग छोड़ देंगे। फिर ब्यूप्रोपियोन अगर अकेला लिया जाए तो लगभग सिमिलर टू एनआरटी, अराउंड 2 टाइम्स, और वेरेनिक्लिन का भी सिमिलर टू कॉम्बिनेशन एनआरटी 2.8 टाइम्स। ना अगर हम कॉस्ट वाइज देखेंगे तो निकोटीन पैच 3 स्ट्रेंथ्स में आता है, 21 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम और 7 मिलीग्राम। एक महीना 21 मिलीग्राम लेना है, फिर एक महीना 14 मिलीग्राम, फिर एक महीना 7 मिलीग्राम। तो जो 21 मिलीग्राम का कॉस्ट है अराउंड 110 है, तो दैट कम्स टू 3,300 रुपीज अ मंथ। और जो 7 मिलीग्राम्स है उसका कॉस्ट अराउंड 80 रुपीज है। तो फिर उस तरह से थोड़ा कम होगा। तो अगर कोई निकोटीन पैच यूज कर रहा है तो उसको हर महीने 2,200 टू 3,300 खर्च करना है। अगर निकोटीन गम कर रहा है तो वो कितने गम यूज कर रहा है। अगर वो दिन में 3 ही गम ले रहा है तो कम होगा, दिन में 10 गम ले रहा है तो ज्यादा होगा। एक गम लगभग 6 रुपए से 9 रुपए के बीच में पड़ता है। कॉम्बिनेशन एनआरटी थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा। अभी ये ब्यूप्रोपियोन मेडिसिन हम लिख नहीं सकते, बट अगर बाजू में डॉक्टर है और वो लिख रहा है तो उसका कॉस्ट सबसे कम है, 900 रुपए महीना। तो इसीलिए कॉस्ट वाइज अगर हम देखने जाए, और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा जहर छोड़ के छोटा जहर क्यों लेना है, मुझे निकोटीन नहीं चाहिए, मुझे तो दवाई चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई दवाई होती है। प्राइवेट में डॉक्टर की भी फी लगेगी, बट अगर आप कोई गवर्नमेंट सेंटर में बैठे हो और अगर साइकेट्रिस्ट लिख के दे रहा है तो फिर डॉक्टर की खास कोई फी नहीं है। तो फिर ब्यूप्रोपियोन एक अच्छी दवाई है। ब्यूप्रोपियोन जनरली गवर्नमेंट स्टॉक में फ्री नहीं मिलती है, बाहर से देनी पड़ती है। गवर्नमेंट स्टॉक में एमिट्रिप्टिलिन या इमिप्रामिन नाम की दवाई रहती है, एंटी डिप्रेसेंट, एमिट्रिप्टिलिन या इमिप्रामिन। ना एमिट्रिप्टिलिन का भाई है नॉरट्रिप्टिलिन। नॉरट्रिप्टिलिन पे काफी सारी तंबाकू छोड़ने की स्टडीज हुई है, और नॉरट्रिप्टिलिन का सक्सेस रेट भी ब्यूप्रोपियोन के जैसा ही है। फर्क यह है कि नॉरट्रिप्टिलिन के साइड इफेक्ट्स ब्यूप्रोपियोन से ज्यादा है। नॉरट्रिप्टिलिन लेने के बाद थोड़ी सी नींद आ सकती है। नॉरट्रिप्टिलिन लेने के बाद जो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स ऐसा कुछ तो बोलते हैं, आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो थोड़े से होते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट सप्लाई में बहुत बार एमिट्रिप्टिलिन और इमिप्रामिन ये दो एंटी डिप्रेसेंट्स ही होते हैं, और वो बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे ही दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ब्यूप्रोपियोन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जो अफोर्डिंग पेशेंट है उसको हम ब्यूप्रोपियोन देंगे, बट अगर अफोर्डिंग नहीं है तो हम नॉरट्रिप्टिलिन या गवर्नमेंट सेक्टर में जो एमिट्रिप्टिलिन मिलता है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसका कॉस्ट तो और भी कम है, सिर्फ अराउंड 225 टू 325 रुपीज अ मंथ। तो क्योंकि हम गरीब लोगों के साथ काम करते हैं तो ये सब चीजों का पता होना थोड़ा सा अच्छा है। ओके, बट आज हम अभी हमारा डिस्कशन निकोटीन पे फोकस करेंगे। तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, निकोटीन डिलीवर करता है और बाकी सारे हार्मफुल केमिकल्स निकल जाते हैं, तो 90% नुकसान कम हो गया। और जो टोटल निकोटीन का क्वांटिटी शरीर में सिगरेट के थ्रू जा रहा था उसके कंपैरिजन में टोटल निकोटीन का क्वांटिटी भी बहुत कम हो जाता है। तो एक, क्योंकि क्वांटिटी कम हो जाता है, और दूसरा निकोटीन का जो ब्लड में मात्रा बढ़ती है उसका कर्व फ्लैट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। ये दो फैक्टर्स की वजह से तंबाकू से निकोटीन पे शिफ्ट होने के बाद, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे शिफ्ट होने के बाद छोड़ना रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा, वो भी मुश्किल ही है। तंबाकू छोड़ना मुश्किल है, निकोटीन छोड़ना भी मुश्किल है, बट कंपेयर टू तंबाकू छोड़ना निकोटीन पैच या गम छोड़ना थोड़ा आसान है, क्योंकि निकोटीन की क्वांटिटी कम हो गई और कर्व फ्लैटर हो गया। मतलब क्या, जब हम एक सिगरेट फूकते हैं तो सडनली ब्लड में निकोटीन की मात्रा बढ़ती है और फिर वो धीरे 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 कम होती है। ठीक है, या धीरे धीरे कम होती है बोलो, या फिर थोड़ी देर में कम हो जाती है और थोड़ी देर में जीरो हो जाएगी। बट जब हम निकोटीन गम लेते हैं तो वो मात्रा ब्लड में धीरे 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 बढ़ती है, सडन किक नहीं होता, और फिर वो लंबे समय तक लेवल रहता है और फिर धीरे धीरे नीचे जाता है। और जब हम निकोटीन पैच लेते हैं जो 24 घंटे में धीरे धीरे बॉडी में निकोटीन जाएगा, तो उसमें तो निकोटीन की मात्रा और धीमी धीमी बढ़ती है,
और धीमी धीमी कम होती है। तो क्योंकि सिगरेट्स में ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होता है, तो जब जब आपका निकोटीन की मात्रा कम हो जाएगी, चाहिए 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 शुरू हो जाएगा। और क्योंकि निकोटीन गम का फ्लैट है कर्व और निकोटीन पैच का और भी फ्लैट है कर्व, तो उसका एडिक्टिवनेस रिलेटिवली कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, छोड़ना आसान होता है। एक और बात जो मेरे मन में बहुत स्ट्राइक हुई कि जब मैंने पढ़ा कि WHO रिकमेंड के निकोटीन गम और निकोटीन पैच को एसेंशियल लिस्ट के मेडिसिन में रखना चाहिए, कि कोई भी अगर हेल्थ सेंटर शुरू हो रहा है तो लोगों को कौन सी दवाई लेने से उनका बहुत फायदा हो जाएगा, तो कम से कम ये दवाइयां तो होनी ही चाहिए, तो उसमें NRT का नाम है। तो फिर मैंने सोचा यार, तो फिर बराबर से हमें समझना चाहिए, क्योंकि काफी बार एक्टिविस्ट लोगों को लगता है कि नहीं, निकोटीन भी आदत लगने वाली चीज है, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस है, वैसे निकोटीन एनोनिमस नाम की कोई चीज है, कि उनका कहना है कि नहीं, निकोटीन को लेना ही खराब है, बिल्कुल ही बंद करना है। तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर कोई बिल्कुल बंद कर रहा है तो वो डेफिनेटली बेटर है। बट अगर नहीं जम रहा, तो तंबाकू शुरू रखने के कंपैरिजन में निकोटीन पे शिफ्ट हो जाना, ये डेफिनेटली हेल्थ वाइज मच मच बेटर है। निकोटीन को एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि तंबाकू प्रीमेच्योर डेथ का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे समाज में जितने पुरुष समय से पहले मर जाते हैं, मतलब कोई पुरुष 60 वर्ष जी सकता था, 70 वर्ष जी सकता था, तो जब वो 40 पे मर जाता है, 50 पे मर जाता है, लगभग 10 से 20 साल कम हो जाते हैं। इसको प्रीमेच्योर डेथ बोलते हैं। तो 15 to 20% ऑफ प्रीमेच्योर डेथ्स ये सिर्फ तंबाकू की वजह से। तो क्योंकि तंबाकू को एक बहुत बड़ा किलर मानते हैं, तो इसीलिए अगर कोई दवाई लेने से इसके नुकसान 90% कम हो सकते हैं, तो वो वर्थ इट है। इसीलिए उसको एसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में डाला है। ठीक है, तो जैसे हमारे समाज में बहुत बार लोग बोलते हैं कि डॉक्टर, हम व्यसन व्यसन नहीं करते, हम तो सिर्फ तंबाकू खाते हैं। बहुत सारे व्यसन मुक्ति केंद्र है जहाँ पे भी दारू बंद करना है बट तंबाकू चलता है, क्योंकि दारू की वजह से पूरा घर बर्बाद होता है, पैसे बहुत बर्बाद होते हैं। तंबाकू की वजह से वो नशे में मारपीट नहीं करता, पैसे भी दारू से तो कम ही जाते हैं, बट शरीर पे नुकसान उतना ही है। और समाज में जितने लोग दारू से मरते हैं, उससे ज्यादा लोग तंबाकू से मरते हैं। तो इसीलिए तंबाकू छुड़वाना भी महत्वपूर्ण है। ओके, तो जब आप निकोटीन गम या निकोटीन पैच किसी को दे रहे हो, तो आप कौन से काउंसलिंग के मुद्दे उन्हें बोलोगे? सबसे पहले तो उन्हें आप बताओगे कि ये क्यों मदद करता है, कि जो एडिक्टिव पार्ट निकोटीन है तंबाकू में, तो ये आपको इसके थ्रू मिल रहा है। इस वजह से आपके जो विड्रॉल सिम्टम्स है, छोड़ने पे जो बेचैनी फील करती है, काम पे ध्यान नहीं देते हैं, संडास करने में तकलीफ होती है, चिड़चिड़ होती है, ये सारी तकलीफें कम हो जाती है। और जो एक इच्छा होती है चाहिए चाहिए चाहिए, ये इसको क्रेविंग बोलते हैं, वो भी कम हो जाती है। दूसरी बात आपने काउंसिल करनी है कि भले इसमें निकोटीन है, ये रिलेटिवली सेफ है, 90% नुकसान कम हो जाता है। और इसको जो लोगों को हार्ट अटैक आया था, उनमें भी चेक किया गया है, उनमें सेफ पाया गया है। 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी इस्तेमाल में है, और निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से कैंसर बढ़ जाता है, ऐसा कोई भी स्टडी अब तक आया नहीं है। ओके, तो बेसिकली हमें यह समझना है कि जब एक इंसान तंबाकू पे है, तो ऑलरेडी वो निकोटीन ले ही रहा है। जब वो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जाता है, तो वो नुकसान कमी कर रहा है और निकोटीन की मात्रा भी कमी हो रही है। तो एनीवेज हम उसको कुछ नया नहीं दे रहे, हम जो देने वाले हैं उससे ज्यादा जहर वो पहले से ही ले रहा था। तो इसीलिए इसमें वो सेफ्टी का कोई मामला आता ही नहीं है। ठीक है, तीसरा, हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस डिस्कस करना पड़ेगा। तो अनवय के वॉलंटियर्स का अभी सर का फिलहाल का प्लान ऐसा है, ट्रायल बेसिस पे, कि 2 वीक का निकोटीन गम हम उन्हें फ्री में देंगे और बोलेंगे कि ये इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको तंबाकू छोड़ने में इसकी मदद होती है, तो फिर आप बाकी के 1-2 महीने खुद के खर्चे से आप मेडिकल शॉप से ले सकते हैं। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये ओवर द काउंटर दवाई है, इसका मतलब इसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं। इसमें समझाने की जरूरत जरूर है
किसी डॉक्टर ने या काउंसलर ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये समझाना तो जरूरी है। तो वो आपको करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद से निकोटिन गम ट्राई करते हैं, फिर उसका फायदा नहीं होता, फिर बोलते हैं हाँ ये सब कर लिया, इसका फायदा नहीं होता। अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो फिर इसका फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो वो सही तरीका क्या है वो भी आपको समझाना पड़ेगा। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब जो इंसान सिगरेट पे हर महीने 3,000 खर्च कर रहा है, उसको तो समझाना आसान है कि भाई तू सिगरेट पे 3,000 खर्च कर रहा है, उससे अच्छा तू 3,000 निकोटिन पैच या गम पे कर ले, तेरी सिगरेट छूट जाएगी 3-4 महीने में। वेरी गुड। बट जो इंसान सिर्फ तंबाकू खा रहा है और महीने में शायद सिर्फ 300 या 600 रुपए खर्च कर रहा है, उसको हम कैसे बोले कि आप तंबाकू से ज्यादा महंगी जो चीज है, महीने में 2,000 या 3,000 रुपये खर्च करना, आप वो ले लो। ये हम कैसे कन्विंस करें? तुम आपको ये नहीं बोलना है कि तंबाकू महंगा है या निकोटीन थेरेपी महंगा है। आपको ये बोलना है कि तंबाकू से आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ता है, लकवा आने का खतरा बढ़ता है, कैंसर आने का खतरा बढ़ता है, और जब वो आ जाएगा तो आप 10 साल जल्दी मरोगे। उससे आपके घर घर वालों पे कितना फर्क पड़ेगा, जो कैंसर की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी उसका खर्च क्या हो जाएगा। और अगर ये सब आप 10 साल लंबा जी सकते हो और ये जो बीमारी पे खर्चा नहीं होगा, उसके लिए आपको 3 महीना ये ट्रीटमेंट करवाना है। तो ये ट्रीटमेंट का खर्च है लगभग 2 से 3 हजार एक महीने का, और अगर आपने 3 महीना लिया फिर भी आपको लगभग 5 से 6 हजार ट्रीटमेंट का खर्च है। और अगर हम ये ट्रीटमेंट का अगर हम तंबाकू से भी कंपेयर करें तो आप 1 साल में तंबाकू पे कितना खर्च करते हो, तो जनरली वो फिर 5-6 हजार आ ही जाता है। तो 1 साल के तंबाकू के खर्च में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप इस तरह से उसका, बट सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो जल्दी मर सकते थे वो चला जाएगा, इस बात पे आप बोल सकते हो। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे चर्चा करनी पड़ेगी, स्पेशली जब आप किसी गरीब इंसान से बात कर रहे हो। हाउ टू यूज, तो इसके इस्तेमाल के तकनीक को बोलते हैं च्यू एंड पार्क मेथड, जो गम होता है। तो गम ये फास्ट एक्टिंग मेथड है। मतलब अगर आपको इच्छा हुई और आपने गम लिया तो वो 2-3 मिनट में ही एक्ट करता है और आपकी क्रेविंग शांत करता है। तो गम का इस्तेमाल कैसे करना है? जिस तरह तंबाकू लोग यहाँ पे रखते हैं और वहीं पे रहने देते हैं, उसी तरह से गम को च्यू एंड पार्क मेथड करना है। मुंह में गम को रखना है, थोड़ी बार च्यू करना है, एक बार उसमें से टेस्ट आने लग गया कि आपको च्यू करना बंद कर देना है, और उसको यहाँ पे चीक्स और गम्स के बीच में पाक कर देना है। फिर वो जो जूस मुंह में है उसको मुंह के बक्कल म्यूकोजा, जो अंदर का जो मुंह का लाइनिंग है, उसी से एब्जॉर्ब होने देना है। वो जूस को निगलना नहीं है। जब वो बक्कल म्यूकोसा से ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, जीभ के नीचे से और गाल में से ही अंदर चला जाएगा, तब वो डायरेक्टली खून में जाता है, दिमाग को जाता है और इमीडिएटली उसका असर दिखता है। जब आप उसका जूस निगलते हो तभी फिर वो लिवर में पहले जाता है, फिर लिवर से खून में जाता है, तो उसका टोटल क्वांटिटी भी कम हो जाता है और खून में देरी से पहुंचता है। तो असर होने को टाइम लगता है, तो उसको फिर क्रेविंग जल्दी से नहीं जाएगा और उसको लगेगा कुछ फायदा नहीं हो रहा। ओके। दूसरा नुकसान, जब आप निगल लोगे तो उससे एसिडिटी हो सकती है। तो इसीलिए उन्हें बोलना है थोड़ा च्यू करो, पाक करो, फिर थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। थोड़ी देर बाद मुंह से टेस्ट चला जाएगा, तो आप फिर से उसको निकालोगे और फिर से स्टार्ट करोगे। फिर से च्यू करोगे। च्यू करने पे फिर से टेस्ट आ जाएगा, तो आप फिर से स्टॉप कर दोगे। फिर से उसको पाक करोगे, फिर से अंदर जाने दोगे, टेस्ट चला गया, फिर से निकाला, फिर से च्यू किया। तो च्यू पार्क, च्यू पार्क, च्यू पार्क, इसको च्यू एंड पार्क मेथड बोलते हैं। और एक गम लगभग 30 मिनट तक काम करता है। इसको कैसे यूज करना है? तो हर 1-2 घंटे में इसका इस्तेमाल हो सकता है, पर मैक्सिमम ऐसे बोलते हैं 24 तक भी जा सकते हैं। बट जैसे अगर कोई दिन में 3 ही बार तंबाकू खा रहा है, तो फिर मैं उसे कहूंगा कि फिर तू गम भी 3 ही बार ले। समझे? क्योंकि अल्टीमेटली गम छोड़ना भी मुश्किल ही है, गम की भी ऑफकोर्स आदत लगती है। तो ये सब कुछ जिसको तंबाकू छोड़ना है उसके लिए है। अगर किसी ने कभी भी तंबाकू को हाथ नहीं लगाया, ऐसे इंसान ने निकोटीन गम या निकोटीन पैच को लेना, ये बीमारी को आमंत्रण देना और एक गुलामगिरी को आमंत्रण देने के बराबर है, क्योंकि इसकी भी आदत लगती है।
तो अगर किसी को 3 ही सिगरेट या 3 ही बार तंबाकू खाता है और वो 10 बार गम लेना शुरू कर दे तो फिर इसका कुछ फायदा नहीं। तो वो जितनी बार ले रहा है उसी उतनी ही बार या उससे थोड़ी कम बार वो गम ले ले सकता है। और प्रिफरेबली अगर उसको दिन में लगभग चलो 8 बार गम चाहिए तो उसने इच्छा होने की राह देखने की जरूरत नहीं है। उसको अगर लगता है कि मुझे लगभग हर 2 घंटे में चाहिए तो हर 2 घंटे में ले ही लेना है। अगर उसको लगता है नहीं मुझे हर 1, 2, 1.5 घंटे में लगता है तो हर 1.5 घंटे में वो ले सकता है। देखिए यहाँ पर हम जिन लोगों को कोशिश करनी है कि मुझे ये गम पैच ऐसा नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही छोड़ 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 दूंगा, तो उन्हें आप वो प्रयत्न करने दे सकते हैं। ओके, इसमें कुछ गलत नहीं है। कोई बोले मुझे इसकी मदद के बगैर छोड़ के देखना है तो आप कहोगे ठीक है करके देखिए। बट अगर नहीं जमा तो ध्यान में रखना कि निकोटीन गम नाम का कुछ भी उपलब्ध है जिससे छोड़ना और आसान होता है। तो आप वापस आ सकते हो, हम वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी जिसको डायरेक्टली छोड़ना नहीं जमा है तो उसको हम रोज छोड़ने की ट्राई कर और तकलीफ होने के बाद गम ले, हम ऐसा नहीं बोलते। अभी तू 1 महीने तक गम नियमित ले ले और फिर धीरे 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 गम की मात्रा कम कर। तो जनरली ये सही तरीका है गम लेने का। क्योंकि एक बार उसको तल्लफ आ गई और फिर गम लिया तो काफी बार फिर वो इच्छा पूरी तरह मरती है नहीं मरती है और फिर वो सिगरेट या तंबाकू फिर से शुरू करने की शक्यता बढ़ जाती है। तो इसीलिए उसका जो नियमित समय है उस पर तू फिलहाल ले ही ले। जब उसने 1 महीना तंबाकू से दूर रहा और 1 महीना अभी सिर्फ गम पे ही है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि तंबाकू तो छूट गई है। अभी वो धीरे 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 गम कम करने का प्रयत्न कर सकता है। आइडियली ऐसा बोलते हैं कि निकोटीन रिप्लेसमेंट शुरू करने के बाद कम से कम 3 महीने निकोटीन पे रहना अच्छा है। क्योंकि नहीं तो फिर वो छूट जाता है और वो छोड़ने पे फिर से तंबाकू शुरू हो जाता है। तो आइडियली 3 महीने बोलते हैं और उसके बाद भी अगर निकोटीन छोड़ने पे, निकोटीन गम या पैच छोड़ने पे फिर से तंबाकू शुरू हो रहा है, इच्छा हो रही है, तो वो 6 महीने 9 महीने भी शुरू रख सकता है। वो कितने भी साल तंबाकू शुरू करने की जगह अगर निकोटीन शुरू रहा तो शरीर के लिए कम हानिकारक ही है। ठीक है। पर क्योंकि हम लोग गरीब लोगों के साथ काम कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये निकोटीन महंगा है ये वो, तो 3 महीना ये रेकमेंडेड है। इसका मतलब 3 महीना लेना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि मैंने 1 महीना लिया और अभी मैं कम करना शुरू करता हूँ और 1.5 2 महीने में बंद कर देता हूँ और अगर उसकी तंबाकू फिर से शुरू नहीं हो रही तो परफेक्टली ठीक है। हमें सिर्फ उसको ये बोलना है कि अगर तुझे फिर से इच्छा हो रही है और तू कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो फिर से तंबाकू लेने की जगह तू फिर से गम ले लेना, तंबाकू शुरू मत करना। ठीक है। तो ये एक ब्रॉड काउंसलिंग हो सकता है। जो लोग नियमित रूप से ले रहे हैं उन्हें हम बोल सकते हैं कि पहले महीने में हर 1 से 2 घंटे में वो निकोटीन गम ले सकते हैं। दूसरे महीने में कम करते हुए हर 2 से 4 घंटे में वो गम ले सकते हैं। तीसरे महीने में और कम करते हुए हर 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे, और फिर थर्ड महीने में 4 से 6 घंटे में वो गम ले सकते हैं। और चौथे महीने से वो बंद करने की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो गया। फिर पैच। पैच हम फिलहाल तो संस्था के मार्फत नहीं दे रहे बट जान लेना अच्छा है। तो जैसे बैंडेड आता है उसी तरह से निकोटीन का पैच आता है। उस पर लगा हुआ स्टिकर निकालना है और शरीर का ऐसा भाग जहाँ पे बाल कम है, हाथ का ऊपर का भाग, पीठ का पीछे का भाग, छाती का आगे का भाग, तो यहाँ पर जहाँ पर बाल कम है ऐसी जगह पे पहले वो जो पैच है उसको उसके कवर के साथ हाथ में रखना है ताकि हाथ की गर्माहट के साथ उसका जो गम है वो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। फिर उसका स्टिकर निकाल के उसको जहां पर भी आपको स्टिक करना है, रोज अलग अलग जगह पे स्टिक कर सकते हैं ताकि वो एलर्जी कम हो। स्टिक करना है और उसको लगभग आधा 1 मिनट दबा के रखना है ताकि वो फॉर्मली चिकट जाए। एक बार वो चिटक गया फिर आप छोड़ दो और वो 24 घंटे काम करता है। तो आप सुबह सुबह स्नान के बाद लगा सकते हो। वो 24 घंटे काम करेगा और नेक्स्ट दिन सुबह उसको निकाल के किधर और आप नेक्स्ट पैच लगा सकते हो। क्योंकि आप पैच पे कपड़े पहनोगे तो दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। जैसे अगर आप निकोटीन गम खा रहे हो तो लोगों को दिखेगा कि ये कुछ तो गम दिन भर खा रहा है, बट अब पैच लगाने से किसी को पता भी नहीं चलता कि इसको। एक एक डॉक्टर मेरे पास पैच छोड़ने को आया था तो वो 4 5 सालों से पैच यूज कर रहा था
पैच लगा देता था, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था, और वो 4-5 साल से पैच ले रहा था, फिर फाइनली उससे पैच छूट नहीं रहा था, तो उसके लिए आया था वो। फाइन। तो ये किसी को पता नहीं चलता। क्लीन ड्राई सरफेस 10 सेकेंड या 1 मिनट रखो और फिर आप तैयार। निकोटीन पैच को कुछ लोग रात को निकाल देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती है, तो फिर वो लोग रात को पैच निकाल देते हैं। बट अगर आपको ऐसा है कि रात को पैच निकालने से फिर रात को तंबाकू लेने की इच्छा होती है, तो फिर आप रात को भी पैच रखें और फिर सुबह को निकाले और बदले। अगर रात को एनीवेज नींद नहीं आ रही है और निकालने से भी कुछ खास तंबाकू की इच्छा नहीं हो रही है, तो रात को पैच निकाल सकते हैं। ओके। और जैसे मैंने बोला, कॉम्बिनेशन एनआरटी मतलब पैच लगा हुआ है, दिन भर काम कर रहा है, और उसके ऊपर जब भी इच्छा हुई तो आप और एक गम ले ले सकते हैं। अभी 2 मिलीग्राम का गम ले या 4 मिलीग्राम का ले, तो जनरली 2 मिलीग्राम का गम देना बेटर है। बट अगर कोई बोले कि ये गम लेके इच्छा बिल्कुल कमी नहीं होती है, मुझे इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, या किसी को दिन भर तंबाकू लेने की आदत है, या दिन में 20-25 सिगरेट से ज्यादा सिगरेट वो ले रहा है, तो फिर उसको शुरुआत में 4 मिलीग्राम गम लेना पड़ेगा। अदरवाइज 2 मिलीग्राम से शायद उसको कुछ किक बैठेगी ही नहीं, क्योंकि उसकी शरीर की निकोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है। बट इन जनरल सभी लोगों को 2 मिलीग्राम का गम देना ये बेटर है, क्योंकि अगर अल्टीमेटली छोड़ना है तो शरीर में जितना कम निकोटीन जाएगा उतना फायदा है। इस संदर्भ में एक स्टडी बड़ी दिलचस्प है। तो एक स्टडी किया था जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुआ है, बहुत जाना माना जर्नल है। तो वो स्टडी में क्या किया था, जो लोग इस स्टडी में पार्टिसिपेट हुए उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया और उनको सिगरेट्स दी गई। ये सिगरेट्स का स्ट्रेंथ अलग अलग था, उसमें अलग अलग मात्रा का निकोटीन था, और फिर उन्हें कहा गया कि आपको जितनी सिगरेट दिन में चाहिए आपको मिलेगी, सिर्फ आपको कौन से स्ट्रेंथ की सिगरेट दी जा रही है ये हम आपको नहीं बताएंगे। तो उन्हें सिर्फ सिगरेट मिल रही थी, इसमें कम निकोटीन है ज्यादा निकोटीन उन्हें पता नहीं, बट दिन में जितना चाहिए उतना ले लो। तो शुरुआत में ऐसा एजम्पशन था कि जिनको कम निकोटीन वाली सिगरेट मिल रही है, क्योंकि उन्हें उसमें निकोटीन कम है, तो वो दिन भर में ज्यादा सिगरेट मांगेंगे ताकि उनके शरीर को उतना निकोटीन मिल जाए। बट रिजल्ट था कि जिन सिगरेट्स में निकोटीन कम था उन्होंने दिन भर में सिगरेट्स भी कम मांगी, और जिन सिगरेट्स में निकोटीन ज्यादा था उन लोगों ने दिन भर में सिगरेट्स ज्यादा मांगी। इसका मतलब है आप एक समय पे जितना ज्यादा निकोटीन लोगे उतना दिमाग को किक ज्यादा बैठती है, और उतना दिमाग को निकोटीन की आदत ज्यादा लगती है। तो जो लोग 2 मिलीग्राम पे गम पे है उनको फिर वो छोड़ना डेफिनेटली ज्यादा आसान जाने वाला है, कंपेयर टू जो लोग 4 मिलीग्राम के गम पे है। इसीलिए अगर किसी को 2 मिलीग्राम गम से ठीक ठाक लग रहा है तो उसको 2 मिलीग्राम का गम लेना ही ठीक है। ओके। सो हाउ टू यूज मैंने बात किया। अभी ये ले लो निकोटीन गम यूज करो, या फिर आपने गम कैसे लेना है ये भी समझा दिया, बट ये काफी नहीं। जो बाकी सारा काउंसलिंग करते हैं, क्रेविंग मैनेजमेंट कैसे करना है, लाइफ में एक अलग सपना रखना है, आपको एक लाइफस्टाइल कैसे बनानी है, नए दोस्त क्यों करने हैं, हेल्दी वेज ऑफ एंजॉइंग क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, तो बाकी सारा काउंसलिंग भी होना है। सिर्फ निकोटीन पे शिफ्ट हो जाने से छूट जाएगा ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो आपने एनआरटी दे दिया मतलब बाकी काउंसलिंग अभी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी काफी लोग आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं ये निकोटीन दिया, तंबाकू जितना मजा नहीं आया। तो हमें उनको बोलना है कि ये मजा लेने के लिए नहीं है। ऑफ कोर्स तंबाकू लेने जितना मजा नहीं आने वाला, सिगरेट फूकने जितना मजा नहीं आने वाला। जो लोगों को छोड़ना है तो छोड़ने की तकलीफ कम हो जाए, बेरेबल हो जाए, छोड़ना शक्य हो जाए, उसके लिए है। बट अगर किसी को छोड़ने का मोटिवेशन ही नहीं है तो फिर निकोटीन गम और पैच का कोई फायदा नहीं। तो क्यों छोड़ना चाहिए, ये जो मोटिवेशन बढ़ाने की बात है ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। और फिर जब वो बोले मुझे छोड़ना है बट जम नहीं रहा, तब जाके फिर निकोटीन का फायदा होता है कि वो विड्रॉल को कम करता है और क्रेविंग को कम करता है, पूरी तरह नहीं मारता, कम करता है। ठीक है। और फिर हम 3 महीने में धीरे धीरे कम करके बंद करते हैं, और फिर बोलते हैं कि बंद करने की कोशिश करो, बट अगर नहीं जम रहा तो तंबाकू फिर से शुरू करने की जगह पे निकोटीन चालू रखो। ओके। फिर शॉर्ट एक्टिंग में जैसे मैंने कहा गम्स है और
लोजेंजिस नाम का कुछ है, समझाता हूं। और लॉन्ग एक्टिंग में पैचेस है। लॉन्ग एक्टिंग का फायदा है दिन भर एक स्टेडी लेवल रहता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो तंबाकू छोड़ने के लिए निकोटीन पैच निकोटीन गम से थोड़ा सा ज्यादा इसीलिए इफेक्टिव है, और लोगों को दिखता नहीं है। गम का फायदा है कि तुरंत एक्ट करता है। एक बार मुझे लेने की इच्छा होने लग गई, फिर पैच लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे एक्ट करता है। बट गम फास्ट एक्ट करता है, तो इसीलिए वो क्रेविंग आने पे गम का फायदा हो सकता है। गम च्युइंगम की तरह होता है, आपको चबाना है, टेस्ट आने पे पाक करना है। लोजेन जो है ये स्ट्रेप्सिल्स की तरह है, पेपरमिंट की तरह है। तो उसको चबाना नहीं है, उसको मुंह में रखना है और मुंह में घुमाना है, जीभ से या ऐसे ही उसे गोल घुमाना है। गोल घुमाने पे टेस्ट आने लगेगा। टेस्ट आने लगा तो फिर से गम की तरह उसको पाक कर दिया। थोड़ी देर बाद मुंह में से टेस्ट चला जाएगा, तो फिर से निकाल के उसको थोड़ा लेफ्ट राइट गोल गोल घुमा दिया, टेस्ट आने लगेगा, फिर से पाक कर देना। तो वहां पे च्यू एंड पार्क मेथड था, यहाँ पे मूव अराउंड द माउथ एंड पार्क, मूव अराउंड द मार्क एंड पार्क, ऐसा मेथड रहेगा। कुछ लोगों का अनुभव है लोजेंज, कुछ लोगों को गम के कंपैरिजन में लोजेंज पसंद आती है, कुछ लोगों को गम पसंद आती है। तो जिसको जो पसंद आए वो कैसे लेना है, ये हो गया। साइड इफेक्ट, बाय एंड लार्ज साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। कुछ कुछ लोगों को गम लेने पे मुंह में छाले पड़ सकते हैं या थोड़ा जलन हो सकती है, कुछ लोगों को जौ में दुखता है, एसिडिटी होती है अगर उसको निगल लिया तो। रात को अगर पैच चालू है तो कुछ लोगों की नींद जाती है। पैच जहाँ पे पहना है वहां पे कुछ लोगों को स्किन की एलर्जी होती है, इसलिए अलग अलग जगह पे दे देते हैं। फिर अगर आपने निकोटीन ज्यादा ले लिया और सारा जूस निगल लिया एक साथ बहुत सारा, तो सिर दर्द होता है कुछ लोगों को। तो वैसा नहीं करना है, एक साथ लेके कुछ फायदा भी नहीं है। और ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, अगर मुंह के लेने से तकलीफ होती है तो पैच ट्राई कर सकते हैं। पैच से तकलीफ है हो रही है तो ओरल ट्राई कर सकते हैं, या फिर डोज डिक्रीज करके देख सकते हैं। नहीं तो फिर मेडिसिन ले सकते हैं, या फिर दोनों अगर नहीं हो रहा तो फिर सिर्फ काउंसलिंग से ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी कम ले रहा है, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को सिर्फ दिन में 5 सिगरेट ही ले रहा है, तो वो डायरेक्टली 14 मिलीग्राम से हम शुरू कर सकते हैं, तो फिर 21 से लेना जरूरी नहीं है। उसी तरह से अगर दिन में वो 4 ही बार तंबाकू खा रहा है, तो आप उसमें दिन में सिर्फ 3 या 4 ही बार गम लेने बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे कम करना है। सो लेट मी स्टॉप देयर, और हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं और फिर रोल प्लेस करते हैं। सिर्फ एक बात बोलनी थी कि हम उन्हें ऐसा जनरली बोलते हैं कि आप ये अभी निकोटीन गम लेना शुरू करिए और सिगरेट छोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि सपोज करो कोई, हम क्विट डेट पूछते हैं जनरली कि आप कब से छोड़ना चाहोगे, और वो बोले कि एक एक वीक बाद। तो आप उसको ऐसा नहीं बोलोगे कि आप एक वीक बाद गम लेना शुरू करो, आप ऐसा बोलोगे कि तू आज से गम या पैच लेना शुरू कर, और धीरे धीरे जैसे, एक मिनट, हाँ, आज से तू गम लेना या पैच लेना शुरू कर, और जितना सिगरेट या तंबाकू कम होता है होने दे, शरीर को गम और पैच की आदत लगने दे। तो एक वीक तक, जैसे अगर दवाई ले रहे हैं तो ब्यूप्रोपियोन उसे एक वीक तक देने के बाद उसे बोलते हैं कि आराम से जितना कम हो तू कर, कम ना हो तो मत कर, बट एक एक वीक ब्यूप्रोपियोन लेने के बाद क्विट डेट फिक्स करते हैं। उसी तरह से पैच या गम शुरू करने के बाद एक वीक तक उसे मौका देते हैं कि वो एडजस्ट हो पाए, और फिर एक वीक बाद क्विट डेट बोलते हैं। ये टिपिकली होता है। बट आपके सेंटर पे आप जो भी आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हो आप कर सकते हो। आप कुछ लोगों को इमीडिएटली आज से बंद, मतलब अगर कोई बोले मुझे आज से क्विट करना है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे नहीं नहीं रुक रुक एक वीक तक ले और बंद कर, ऐसा नहीं बोलोगे। तो फिर उसको आप आज से ही एनआरटी दो और आज से ही बंद करने बोलो। बट अगर कोई बोलता है मुझे ना अभी थोड़ा थोड़ा मन को प्रिपेयर करना है और एक वीक बाद क्विट करना है, तो उसे भी आप बोलोगे कि तू निकोटिन गम आज से ही शुरू कर दे, जितना हो सके सिगरेट मत ले, गम ले, और तेरा क्विट डेट एक वीक बाद रख। तो ज्यादा शक्यता है कि वो एक वीक के बाद कॉन्फिडेंटली वो बंद कर पाएगा। और एक बार फिर से बोल देता हूं कि ये जो ई सिगरेट्स आपने सुना रहेगा, तो ई सिगरेट्स और एनआरटी में क्या फर्क है ये भी मैं बोल देता हूं।
ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमें तंबाकू का जहर नहीं चाहिए, हमें निकोटीन चाहिए, और हमको निकोटीन बंद भी नहीं करना, हमको बहुत लंबा समय तक निकोटीन लेते रहना है। हमको तंबाकू का नुकसान नहीं चाहिए, बट हमको निकोटीन से मिलने वाली किक चाहिए। तो फिर इसलिए हमको निकोटीन गम, निकोटीन पैच ऐसा सब नहीं चाहिए, हमको निकोटीन का सिगरेट ही चाहिए। तो वो निकोटीन का लिक्विड ई सिगरेट में डालते हैं, इलेक्ट्रिक एक अप्लायंस होता है, और फिर वो स्मोक करते हैं। अभी इसमें एक्सपर्ट्स की दो राय है। WHO जैसे कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये बकवास है, या फिर ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय तक एक तो तुम्हें आदत रख रही है। बट इसका ई सिगरेट्स का सबसे बड़ा डर जो है वो ये है कि वो ट्रेंडी है, और नए लोग, यंगस्टर्स जो है, जो फिलहाल तंबाकू नहीं ले रहे हैं, वो लोग ई सिगरेट्स को स्टाइल की तरफ पे, एडिक्शन की तरफ पे शुरू करेंगे। तो वी डेफिनेटली डोंट वांट एनआरटी या ई सिगरेट। एनआरटी का मेन पर्पस है जिनको आदत लग गई है उन्हें छोड़ना, नए लोगों को शुरू करवाना ये तो एम नहीं है। तो जैसे हम भी आजू बाजू देख रहे हैं, काफी सारे यंगस्टर्स ई सिगरेट्स पे शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने कभी भी सिगरेट नहीं लिए, तंबाकू नहीं लिए, बट वो ई सिगरेट फैशनेबल हो रहा है। तो ये डर की वजह से काफी सारे अथॉरिटीज ई सिगरेट्स बुरे हैं ऐसा बोलते हैं। बट कुछ अथॉरिटीज का ऐसा कहना है, जैसे यूएसए में एफडीए करके होता है, यूके में नाइस गाइडलाइंस करके कुछ होता है, तो ये गाइडलाइंस में भी ई सिगरेट्स अलाउड है। या फिर उनका ऐसा कहना है कि अगर ई सिगरेट लेने से बहुत सारे लोग सिगरेट छोड़ के ई सिगरेट पे आते हैं और उनके शरीर को नुकसान कम होता है तो अच्छा ही है। तो कंट्रोवर्शियल है। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ई सिगरेट्स पे शुरू कम लोग करते हैं, मेजोरिटी लोग जो ई सिगरेट्स लेते हैं वो सिगरेट लेने वाले लोग होते हैं जो छोड़ने की ट्राई कर रहे हैं, तो इसीलिए वो ठीक है। इंडिया में ई सिगरेट्स बैंड है। तो फर्क ये है कि हाँ, ई सिगरेट में भी सिर्फ निकोटीन है, बट जो लोग ई सिगरेट लेते हैं उनका छोड़ने की जनरली इच्छा नहीं होती, उनकी सिर्फ शिफ्ट होने की इच्छा होती है। मेरा पर्सनल मानना है कि ई सिगरेट्स अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी अगर किसी देश में सिगरेट पीना लीगल है तो फिर ई सिगरेट इलीगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिगरेट से तो कम हानिकारक ही है। बट ये बात जरूर है कि मेरे एक फ्रेंड ने ई सिगरेट पे शिफ्ट हुआ था, और उसका कहना था कि ई सिगरेट छोड़ना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि किसी को समझता भी नहीं है, और बिंदास ले लेता हूँ कहाँ पे भी ले लेता हूँ। पर मुद्दा वो है ही नहीं। जो लोग को ई सिगरेट लेना है वो उन्हें सिर्फ ये कहना है कि हमें तो आदत लग गई है, हमें तो शुरू भी रखना है, सिर्फ नुकसान कम करना है। तो ये दो अलग अलग व्यूज हैं। इंडिया में फिलहाल लीगल नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए क्या है, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, उसमें भी निकोटीन ही है, बट वो चालू रखने के हेतु से जनरली यूज किया जाता है। निकोटीन गम और निकोटीन पैच किसी इंसान को जब छोड़ना है तो छोड़ने की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाए उसके लिए है। और काफी सारे लोग निकोटीन पैच, जैसे मैंने कहा, छोड़ने का सक्सेस रेट डबल हो जाता है, तो फिर वो डेफिनेटली वर्थ इट है। ओके, कुछ क्वेश्चंस हो तो हम लेंगे। किसी को कुछ डाउट है? Please explain the difference between gum and lozenges, because एक, lozenges we have not heard. Many of us have not हाँ, heard. What is the space? लोजेंज लोजेंज और गम का पर्पस सेम है, एक्शन सेम है। सिर्फ फर्क ये है कि गम मतलब जो हम च्युइंगम बोलते हैं उस तरह का है, आपको चबाना है, चबाने पे जूस बाहर आ जाएगा, फिर आपको पाक करना है और वो जूस अंदर जाने देना है। लोजेंज हम जो पिपरमिंट बोलते हैं जनरली, हाँ, या स्टेप्सिल्स बोलते हैं, उस तरह का है। तो उसको चबाना नहीं है, उसको मुंह मुंह में रख के थोड़ा गोल गोल घुमाना है, तो उससे उसका जूस बाहर आ जाएगा, फिर पाक करना है। तो पार्क वाला दोनों में कॉमन है। जूस को गाल से ही अंदर जाने देना है, ये दोनों में कॉमन है। सिर्फ फर्क यह है कि एक में चबाना है, एक में चबाना नहीं है। और कुछ लोगों का फीडबैक ऐसा है कि लोजेंज उनको ज्यादा पसंद है, बट ज्यादा कॉमन मार्केट में तो गम ही है। पैच का साइड इफेक्ट नहीं है क्या? और कितना इफेक्टिव है? पैच पैच बोला आपने? साइड इफेक्ट नहीं है देखो, साइड जैसा? इफेक्ट दोनों का, साइड इफेक्ट यानी कंपैरेटिवली विथ निकोटिन
आप बोल रहे हैं ना, आदत लगना हाँ हाँ, और ये होना। किसकी बात कर रहे हो? साइड इफेक्ट पैच, आप जो पैच। पैच देखो लगाते हैं पैच ना भी वो बोल। निकोटिन का ही है। निकोटिन पैच, निकोटिन गम। जो आदत लगने वाली बात है, तो हमें समझना है कि ऑलरेडी उसको सिगरेट की आदत है, मतलब उस व्यक्ति को निकोटीन की आदत है। बराबर है? तो हम सिर्फ उसको सिगरेट की आदत से प्लेन निकोटीन की आदत पे शिफ्ट कर रहे हैं। बराबर? तो पर से साइड इफेक्ट का तो सवाल ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो फिलहाल सिगरेट के माध्यम से या तंबाकू के माध्यम से जितना निकोटीन ले रहा है, उसके कंपैरिजन में तो पैच या गम से ऑलरेडी निकोटीन कम हो ही गया है। तो ऑलरेडी मतलब जो भी ले रहा है वो तो कम ही ले रहा है। तो और नुकसान होने का कुछ सवाल नहीं है। सिर्फ इतना जरूर हो सकता है कि जब हम उसको पैच के माध्यम में यूज कर रहे हैं, तो उसका जो गम है, उसकी अगर एलर्जी किसी को है, तो वो स्किन एलर्जी किसी किसी को होती है, या मुंह में बार बार रखने से, यहाँ पर रखने से किसी किसी को यहाँ पे जलन हो सकती है। तो या जूस निगलने से एसिडिटी होती है। और ज्यादा जूस एक साथ निकला तो सर दर्द कर रहा है। दीज आर द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हर्ड, बट बाय एंड लार्ज साइड इफेक्ट्स कुछ खास कॉमन नहीं है। सर, बुप्रोबैन जैसे टैबलेट्स वगैरह है, उन टैबलेट की वजह से पेशेंट को वोमिटिंग वगैरह आना, ऐसे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं? ब्यूप्रोपियन रिलेटिवली बहुत ही वेल टॉलरेटेड दवाई है। अधिकतर पेशेंट्स उससे कोई साइड इफेक्ट कंप्लेन नहीं करते हैं। इनफैक्ट साइकेट्री में बाकी दवाइयों की वजह से जो वेट गेन होता है, वो वेट गेन कम करने के लिए ब्यूप्रोपियन काफी बार साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेल टॉलरेटेड मेडिसिन, जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है। मेनली सीजर डिसऑर्डर, जिसको फिट आने की बीमारी है, उनमें ब्यूप्रोपियन देना नहीं है। और ब्यूप्रोपियन से बीपी थोड़ा बढ़ सकता है, बट वो तो निकोटीन से भी बीपी थोड़ा बढ़ता है। तो मेजर करना है। यूजुअली अगर वो ब्यूप्रोपियन लेने से सिगरेट छोड़ देगा, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका बीपी कम होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है? बट बीपी मेजर करना जरूरी है। अगर कोई ब्यूप्रोपियन पे आपने किसी को दिया, तो रेगुलरली बीपी मॉनिटरिंग करना अच्छा है। और कंटेंट के हिसाब से कैसा रहेगा? मतलब अगर दिन में एक दो बार ही लेता है और कोई बंदा दिन में 10-15 बार लेता है, तो फिर ऐसे किस तरह से हम कंटेंट दे सकते हैं? अगर कोई दिन में एक दो बार ही ले रहा है, तो फिर हमें ध्यान में रखना है कि हमें जितना ले रहा है उससे ज्यादा की आदत गिरानी नहीं। तो अगर दिन में एक दो बार ही ले रहा है, तो मैं कहूंगा कि मैं उसे कहूंगा कि शायद उसको गम या पैच या किसी की भी जरूरत है ही नहीं, उसके बगैर ही वो ट्राई कर सकता है। बट अगर वो बोले नहीं नहीं जम रहा, सुबह उठ के एक बार तो लेना ही पड़ता है, तो ठीक है, सुबह उठ के एक बार तू गम ले ले, तंबाकू मत ले। ठीक है? उसी तरह कोई बोलता है 3 4 5 बार ही ले रहा हूं, तो फिर मैं बोलूंगा कि गम लेके ट्राई कर, या फिर 7 मिलीग्राम का पैच लेके ट्राई कर। कोई बोलता है मैं 10 से ज्यादा ले रहा हूँ, फिर मैं बोलूंगा ठीक है, फिर तू दिन में हर 1 2 घंटे में ले ले। तो इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है। हम उसको ये कहेंगे कि भाई तू कम से कम ले, क्योंकि तू अल्टीमेटली तेरे को ये छोड़ना है, तो तू जितना कम लेगा उतना आसान है। बराबर? और बाय एंड लार्ज देखो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने फील्ड के मुताबिक अलग अलग प्रोटोकॉल्स ट्राई कर सकते हैं। अभी क्योंकि हम फिलहाल फ्री में दे रहे हैं, और क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें भी वो खर्चा महंगा ही पड़ने वाला है, तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि हम आपको 2 वीक का स्टॉक दे रहे हैं, आप दिन भर में 5 तक ट्राई करो, उतना ही लो। नहीं ही जमता तो एक दो और ले लिए चलेगा, फिर खत्म होने पे बाहर से ले लेना। पर हम फिलहाल उन्हें 5 में कंट्रोल करने बोल सकते हैं, ऐसा मैं कहूंगा। बट सिर्फ इतना हम जरूर बोलेंगे कि तुझे तकलीफ हो ही रही है, तो फिर एक दो और गम ले ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 15 20 गम भी दिन में लिए तो चलता है, और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ठीक है? मैं पूछूं? हाँ मीनाक्षी। हाँ सर, सिगरेट स्मोकिंग और माइक बंद हो गया। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, सिगरेट स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग या मावा गुटखा, इसमें क्या फर्क है एग्जैक्टली? फर्क कुछ नहीं है, तरीका है, कौन से तरीके से तंबाकू अंदर जा रहा है बस। सिगरेट स्मोकिंग में आप फूक रहे हो, धुआं बन रहा है और आपके लंग्स में जा रहा है। लंग्स में जाने से वो
इमीडिएटली ब्लड में जाता है। तो और ये एक हुआ। और तंबाकू में ओरली जा रहा है। सिगरेट में तंबाकू से ज्यादा नुकसान कारक है, क्योंकि उसमें जो बर्निंग हो रहा है और वो बर्निंग की वजह से जो गैसेस बन रहे हैं या बर्निंग की वजह से जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो एडिशनल है। तो तंबाकू में जो जो नुकसान कारक चीजें हैं वो तो है ही, और उसके एडिशनल हार्मफुल केमिकल्स सिगरेट में आते हैं। और प्लस लंग इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो आप वहां पर वो सारा टॉक्सिन और टार अंदर डाल रहे हो तो आपके लंग्स डैमेज होते हैं। तो एक तरीके से डेफिनेटली सिगरेट इज मोर हार्मफुल, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसका मतलब है कि तंबाकू कम हानिकारक है। तो कम हानिकारक है मतलब हानिकारक नहीं है ऐसा नहीं है, और फिर तो कंपैरेटिव है। ओरल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द कंट्री। तो ये मत सोचे कोई भी कि मुंह से लेने वाली तंबाकू का खास कुछ नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं। रिलेटिवली थोड़ा सा नुकसान कम है, बट ओरल टोबैको भी उतना ही नुकसानकारक है, काफी नुकसानकारक और फिर सिगरेट स्मोकिंग से दूसरों को भी धुआं सब है। मिलता है, बराबर है, वो तो ये। बराबर है कि और फिर अगर कोई अगर हाँ, ये। मैं सिर्फ ये एक ऐड कर रहा था कि जब हम ओरली लेते हैं तो खुद के शरीर को नुकसान होता है, और जब गर्भवती महिलाएं तंबाकू खाती है तो उनके पेट के फिटस को भी नुकसान होता है। और इसीलिए एंटीनेटल ओपीडी ये भी एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे अन्वय के वॉलेंटियर्स या कोई भी चाह रहा हो तो वो एंटीनेटल ओपीडी में भी मोटिवेट कर सकता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति माँ बन रही होती है तो वो अपने बच्चे का ख्याल भी काफी कर रही होती है। तो उसको, और काफी लोगों को पता नहीं होता कि मैं जो ये तंबाकू खा रही हूँ उससे मेरे बच्चे को नुकसान, तंबाकू तो खराब है ही नहीं, मिश्री तो खराब है ही नहीं। तो उसे ये कहना कि तू जो ये मिश्री ले रही है या तंबाकू ले रही है उससे तेरे बेटे पेट के जो बच्चा है उसको नुकसान हो सकता है। और जब घर में पैसे कम होंगे तो बच्चे की परवरिश में दिक्कत जाएगी। और जैसे जैसे बच्चा बड़े होते हुए तुझे लेते हुए देखेगा तो वो भी लेने की शक्यता बढ़ेगी। तो द प्रोबेबिलिटी कि उसे लगेगा छोड़ देती हूँ इज हाई। तो इसलिए एंटीनेटल ओपीडी इज ऑल्सो गुड प्लेस। और जो आपने फर्क बोला, इट इज प्रिडोमिनेंटली कोई भी जो एडिक्शन होता है ये सोशो कल्चरल चीज ज्यादा है। कि जनरली किसी पुरुष को मिश्री लेते हुए आप नहीं देखोगे, क्योंकि नहीं, पुरुष लोग सिगरेट लेते हैं, पुरुष लोग मिर्ची लेते हैं। उसी तरह से स्त्री लोग सिगरेट नहीं लेती है, वो लोग मिश्री लगाते हैं। तो इट इज नॉट कि कम ज्यादा हानिकारक या ये वो, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कल्चरली जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है उस कम्युनिटी में वो माध्यम वो लोग यूज करते हैं। So, हाँ, पूछो। रिगार्डिंग ये सिगरेट में जब वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में कितना इफेक्ट रहता है, क्योंकि बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, कितना हाउ मच इट गेट्स अफेक्टेड लाइक ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हाउ मच इट गेट्स अफेक्टेड, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि ये मतलब आई डोंट थिंक ऐसा डायरेक्ट 1-to-1 एसोसिएशन है। होता ये है कि सिगरेट में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो हमारा जो हेमोग्लोबिन है, तो हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन स्टिक होता है और फिर वो बॉडी में उसको लेके जाता है पेरिफेरी तक। तो जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी आएगा तो फिर कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी वहां स्टिक हो जाता है। तो जहां जहां कार्बन मोनोऑक्साइड जितना स्टिक होगा, तो जितना कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल लेट से हम आजकल कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते थे और आइडियली वो 98% 99% होता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बॉडी में जा रहा है तो थोड़ा वो ले लेगा, तो फिर हो सकता है सैचुरेशन 96 हो जाए, 95 हो जाए, बाद में और भी कम हो जाए। तो जब कोई इंसान सिगरेट बंद कर देगा तो आई थिंक ये भी हमें कर सकते हैं कि अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो आप ये उसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं कि फिलहाल आपका देखो पल्स ऑक्स कितना है। अभी आप 2 वीक सिगरेट बंद कर दो, फिर देखेंगे पल्स ऑक्स कितना है। और उसमें मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना फर्क आएगा, बट करीब 2 से 4 परसेंटेज पॉइंट्स का आ सकता है शायद। ओके, थैंक यू। एंड आई ऑल्सो वांटेड टू नो टोबैको और गुटखा में क्या डिफरेंस है, मतलब द इफेक्ट्स ऑन द बॉडी एज वेल एज उनको छोड़ने में कुछ दिक्कत ज्यादा होता है क्या गुटखा से? बोलता हूँ।
तंबाकू तंबाकू है। जब उसमें आप कुछ कुछ मिक्स करो, सुपारी मिक्स करो, मावा मिक्स करो, इलायची मिक्स करो, ये मिक्स करो, केसर मिक्स करो, तो फिर उसको वो एक ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट बन जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अच्छा लगता है। तो इसलिए मावा, खर्रा, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो जनरली ज्यादा महंगे होते हैं प्लेन तंबाकू से। अच्छा। उसका टेस्ट अलग आता है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये लोग लेने वाले लोगों का अनुभव है कि गुटखा छोड़ना तंबाकू छोड़ने से ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे एक सिंपलेस्ट कारण है कि उसमें सुपारी भी है और सुपारी भी एडिक्टिव है, तो ये एक सिंपलेस्ट कारण हुआ। बट अदरवाइज उसमें टेस्ट है, ये है, वो है। और ऐसा भी बोलते हैं कि अभी उसमें गुटखा कंपनी वाले क्या क्या डालते हैं कौन जाने। तो उनकी इच्छा है कि जो गुटखा खाए उसको आदत लगनी चाहिए, तो और भी कुछ कुछ केमिकल्स डालते होंगे जिसकी वजह से ज्यादा एडिक्टिव हो जाता है। बट नुकसान वाइज डेफिनेटली गुटखा ज्यादा नुकसानकारक है, क्योंकि उसमें और भी केमिकल्स है, सुपारी भी है। और आजकल जो यंग जनरेशन में एट द एज ऑफ 18, 20, 22, 24 कैंसर देखे जा रहे हैं, दैट्स बिकॉज यंग एज में ही बच्चे लोग पान मसाला और तंबाकू, और सॉरी, पान मसाला और गुटखा शुरू कर रहे हैं। बीच में एक स्टडी हुआ था बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद। वो स्टडी में देखा गया था कि जो लोग प्लेन तंबाकू खा रहे थे और जो लोग गुटखा या पान मसाला खा रहे थे, उनमें सब म्यूकस फाइब्रोसिस होने की शक्यता ज्यादा थी और काफी जल्दी थी। मेरे पास अभी So जस्ट what did you say name of that fibrosis? एक What's it? मिनट, एक मिनट, मैं देखता हूं अगर मेरे पास वो। हाँ, एक मिनट। हाँ, ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है। Yes, sir. हाँ, Yes. तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाम का मुंह में एक बीमारी है बोलो, या फाइब्रोसिस मतलब जख्म होने पे जो एक फाइब्रोसिस वहां बन जाता है। हम हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं नहीं पता, स्कार बोलते हैं। जो परत बनती है, अगर कहाँ पे भी जख्म हो गई तो ऊपर एक परत बनती है, बराबर। तो उसी तरह से मुंह में सफेद रंग के फाइबर्स बन जाते हैं। फाइन, उसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो जिनको तंबाकू खाने की आदत है वो लोग का मुंह खुलता नहीं है बाद में। वो पहले 4 फिंगर्स तक मुंह खुलता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, बराबर। ये Yeah. कम क्यों होता है? क्योंकि मुंह में सब म्यूकस फाइब्रोसिस होने से मुंह खुल नहीं पाता, वो धीरे धीरे कम होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, वहां पे जो एक स्टडी हुआ था उसमें देखा गया था कि जो लोग सिर्फ पान और तंबाकू खाते हैं उनमें 8.5 साल के बाद सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है। बट जो लोग पान मसाला या गुटखा खाते हैं उनमें सिर्फ 2.7 ईयर्स में सब म्यूकस फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है डेफिनेटली कि जस्ट बिकॉज वो कलरफुल पैकेट्स में आते हैं या शाहरुख खान, अजय देवगन ऐसे महान लोग उसकी ऐड करते हैं, इसका मतलब वो कम हानिकारक नहीं हो जाता, वो ज्यादा हानिकारक है। इसका और एक कारण है कि वो अच्छा बास वो भी एक सॉरी। उसका जो बास आता है, ओके। हाँ, स्मेल के बारे में बोलते हैं जनरली। इसीलिए भी वो ज्यादा यूज करते हैं लोग, ओके। यंगस्टर्स। ओके, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है कि जो भी मार्केटेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कोई भी आप फ्रूटी ले लो, कुछ भी ले लो, बिस्किट ले लो, हर चीज के पीछे इतना मार्केटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हकीकत तो ये है, जो प्रोडक्ट मार्केट होता है वो लोग लेते हैं। तो क्योंकि आज के जो सेलिब्रिटीज है, पद्मश्री अवार्डी फिल्म स्टार्स है, क्योंकि वो लोग इसकी ऐड कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट फैक्टर कि यंग जनरेशन गुटखा लेती है। तो गढ़चिरौली में अभय बंग सर के टीम ने एक स्टडी किया था, तो उसमें देखा था कि जो ओल्डर जनरेशन है उसमें तंबाकू, और वहाँ लोकली एक दो प्रोडक्ट्स है जैसे खर्रा वगैरह है, वैसे वहाँ के एक लोकल कुछ प्रोडक्ट्स है, माँ, मैं नाम भूल गया, वो थे। करने बोलते हैं।
बट जो वहां का यंगर जनरेशन है, 18 साल से यंग बच्चे हैं, वो सारे गुटखा खाते हैं। उनके पेरेंट्स लेते थे, वो नहीं लेते, बट जो सेलिब्रिटीज उन्हें बोलते हैं वो लेते। और एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि इलायची इज सो कॉस्टली, सो दे माइट नॉट बी पुटिंग द एग्जैक्ट इलायची, दे माइट बी पुटिंग सम केमिकल which has the नहीं, हमें which will समझना पड़ेगा कि हम्म, ये जो इलायची है, ये दो बातें हैं। जब वो बोलते हैं केसर युक्त विमल, इसका मतलब वो केसर का पैकेट नहीं है, उसमें एसेंशियली तंबाकू, सुपारी, ये सब है, तो उसका केसर का टेस्ट डाल दिया है। बराबर, ये एक हो गया। वैसे ही अगर किसी गुटखा में इलायची का मात्रा है तो अलग बात हो गया, बट जो एडवर्टाइज करते हैं इलायची सिल्वर पल्स या इलायची, ये एक सरोगेट ऐड है, क्योंकि गुटखा की एडवर्टाइज नहीं कर सकते, तो उसी के पैकेट, उसी जैसे दिखने वाले पैकेट में इलायची डाल के वो लोग बेचते हैं। तो इलायची में पर से कोई नुकसान नहीं है, बट वो सिर्फ एक सरोगेट ऐड है, ताकि वो लोग वो कंपनी की ऐड, जैसे ऑक्सी रिच बॉटल बनाते हैं ताकि वो मानिक चंद की ऐड कर पाए, उसी तरह इलायची का पैकेट बनाते हैं ताकि वो ऐड कर पाए। सो आई थिंक मैम सेड दैट वो फ्लेवर भी प्रॉपर नहीं होगा, केमिकल ही होगा। हो सकता है, हो सकता है। सर मेरा ये क्वेश्चन है फॉर मसेरी यूजर। मसेरी यूजर के लिए दे च्यू एंड पार्क एनी लॉजेंस और कम, उनको बोलने से दे जस्ट दांत में उनको घिसते हैं, बट उनको अगर बोलेंगे कि च्यू एंड पार्क, उन्होंने बोलेंगे हमको क्या जरूरी है च्यू एंड पार्क करने का, बिकॉज हम इसलिए लोग तो मैंने कहा जस्ट इसलिए मैंने कहा सबसे पहली बात ये आएगी कि ये मिश्री छोड़ना है कि नहीं बंद करना है, सिगरेट बंद करना है कि नहीं बंद करना है, ये सबसे पहली बात है। बराबर। ओके, आप च्यू एंड पाक करो ये नहीं बोलना है, मशेड़ी बंद क्यों करना है ये चर्चा पहले करनी है। ओके, जब उसको पट जाता है हाँ मशेड़ी तो बंद करनी है पर जम नहीं रहा, तब फिर जाके क्या क्या उपाय हैं, राइट। तो अभी अगर आपका ये कहना है कि जो मशेड़ी यूज करते हैं उन्हें च्यू पार्क नहीं समझेगा, हो सकता है, कोशिश करके देखो समझता है कि नहीं समझता है, बट क्यों करना है, तो इसका आंसर ये है कि ये करने से आप जल्दी मर सकते हो, ऑन एन एवरेज 10 साल जल्दी मर सकते हो, और आपके जल्दी मरने पे क्या आपके बच्चों पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या फिलहाल जो आपको थोड़ा बहुत मशेड़ी लेने से उत्साह बढ़ता है, बट फिर जब वो मसड़ी नहीं मिलती तो चिड़चिड़ भी होती है, काम पे आप ध्यान नहीं दे पाते हो, तो जब आप छोड़ दोगे तो आप इसकी गुलामगिरी से बाहर आ जाओगे, और फिर जब आप मसड़ी नहीं भी लोगे तभी ही उत्साह से काम कर पाओगे, दिन भर उत्साह से काम कर पाओगे, और मसड़ी ले लेके जब दांत खराब हो जाएंगे तो फिर ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद भी आपके दांत काले ही रहेंगे। तो अगर आपको ज्यादा सुंदर दिखना है तो फिर ये जहर से दूर रहो, ऐसा हम बोल सकते थैंक यू। ये निकोटिन गम और निकोटिन पैच इतने महंगे क्यों हैं, मतलब कंपैरेटिवली अगर निकोटिन का ये देखे तो तंबाकू से? नहीं, वो तो दवाई है ना, तो जैसे तंबाकू तो तंबाकू है, अभी वो तंबाकू में से निकोटीन निकाला, उसको पैक किया, मार्केट किया, स्टडीज किए, प्रूव किया, तो जैसे कोई भी दवाई बनाने का जो कॉस्ट है, तो वैसे ही एनआरटी का एक कॉस्ट है। अभी वो उसमें प्रॉफिट कितना है नहीं है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। मैं नहीं बनाता, मार्केट में ये है ऐसा। ये जो तंबाकू यूजर्स उनके लिए ये थोड़ा महंगा, उनका कहना होता है कि बराबर महंगा है है। ना, तो इसीलिए आपको ये कहना है कि ये ट्रीटमेंट है। आप ये मत देखो कि आज तक मैं तंबाकू ले रहा था, आज से मैं गम शुरू करूंगा, ये आपके डेली लेने के लिए नहीं है, ये ट्रीटमेंट है। तो अगर आपको कैंसर नहीं चाहिए, हार्ट अटैक नहीं चाहिए, तो आप तंबाकू बंद करो, और अगर आपको तंबाकू ले छोड़ना खुद से नहीं जम रहा तो ये एक ट्रीटमेंट है। इसीलिए भी मैं कहूंगा कि जो लोग तंबाकू ले रहे हैं उसमें आप तंबाकू और इसका कॉस्ट कंपेयर करो ही मत, करेक्ट। आप डायरेक्टली बोलो कि ये जो आपको बीमारियां हो सकती है, बीमारियों से बचने के लिए इतना ट्रीटमेंट का खर्चा है, आपको क्या लगता है कि अगर 5-6 हजार खर्चा करके आप कैंसर से बच सकते हो, हार्ट अटैक से बच सकते हो, तो ये वर्थ इट है कि नहीं है।
आप बीमारी के कॉस्ट से कंपेयर करो, तंबाकू के कॉस्ट से कंपेयर मत करो। जो सिगरेट लेने वाले हैं उन्हें भी मेन रीजन तो आपको बीमारी और के कॉस्ट से ही कंपेयर करना पड़ेगा। बट उन्हें आप बोलने के लिए बोल सकते हो कि देख यार एनीवेज तू इतना खर्चा तो कर ही रहा है, तो उतने ही खर्चे में तेरा ट्रीटमेंट भी हो रहा है। पर आपका बात कहना बराबर है कि जो लोग सिर्फ तंबाकू लेते हैं उन्हें ये महंगा लग सकता है, और इसलिए आप उन्हें पहला ऑप्शन ये भी दो कि ये लिए बगैर छोड़ने की ट्राई करो। बट जब नहीं जमे तो फिर शुरू रखने की जगह ये कर सकते हैं। निकोटिन गम सेम जो गुटखा खाते हैं उनके लिए भी चलेगा क्या, सजेस्ट किया हुआ? निकोटिन गम और पैच ये सिगरेट्स के संदर्भ में इसका अध्ययन हुआ है, पर लॉजिकली देखने जाए तो तंबाकू या गुटखा के लिए भी काम करना ही चाहिए, तो इस्तेमाल जरूर करके देख सकते हैं। और भारत मतलब उस पर उतने ज्यादा स्टडीज अब तक आए नहीं, बट इस्तेमाल हो सकता है क्या, जरूर हो सकता है। हमें क्या मतलब लॉजिकली तो कोई फर्क नहीं। हाँ, ओके। तो पहली बार किसी प्रेजेंटेशन के बाद इतने क्वेश्चन आंसर्स भी हुए, सो आई एम वेरी हैप्पी। अगर सब लोग Actually, चाहें तो हम एक रोल प्ले कर सकते हैं। ये जो आपने पीपीटी अभी दिखा तो आप शेयर करेंगे, राइट? अच्छा, हाँ, ओके। तो मैं ये पूछ रहा था कि रोल प्ले करना है क्या, Yes. अगर समय है तो। ठीक है, तो कौन करना चाहेगा? आप में से एक जन पेशेंट बनेगा, एक जन काउंसलर बनेगा, तो कौन काउंसलर बनना चाहेगा? आपको क्या क्या बोलना है, जो मैंने पीपीटी में बोला वही मैं एक बार फिर से समराइज भी करूंगा। कोई भी, आप सारे काउंसलर्स ही हो, आप वहां पे काउंसलिंग ही करते हो पेशेंट के साथ, आपके लिए कुछ नया नहीं है। जीवन मल्लिका बोलो ना। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। तो मल्लिका मैम काउंसिल करेगी और जीवन पेशेंट बनेगा। ठीक है, तो हम बाकी सारा बहुत कॉम्प्लेक्स आज बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली निकोटीन पे जाएंगे। तो जीवन बोलेगा कि छोड़ना तो है बट जमता नहीं, वहां से शुरू करेंगे। और फिर मल्लिका मैम कैसे काउंसिल करते हैं वो बोल सकते हैं। निकोटीन के संदर्भ में फिर से समराइज करता हूँ कि एक, निकोटीन रिप्लेसमेंट क्यों, उससे क्या फायदा है, पर वो भी तो उसमें है, तो फिर सेफ क्यों है, उसकी चिंता करने की क्यों जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर सिगरेट ले रहा है तो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, और अगर तंबाकू ले रहा है तो भी कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, उसको लेने का सही तरीका क्या है। और बाकी काउंसलिंग भी आप करोगे, ठीक है, वो आज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं। मैं सिर्फ चेक कर लेता हूँ कुछ एक इम्पोर्टेंट बात रह गई क्या। अम, हम सेफ्टी के बारे में कौन से, हाउ टू यूज और टू डिक्रीज क्रेविंग। ठीक है, हाँ, और फिर उसको बोलना है कि भाई इससे छोड़ने की शक्यता कम होती है, तो आपको धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स कम करना है, ये हमें उसे बोलना है। ठीक है, शुरू करें। Sir, one doubt. You हाँ, said about this monthly, no? First month, second month, and third month. वो हाँ, कैसे देना है? ओके। Administer. ये एक रफ गाइड है। हम्म। आप पेशेंट को भी बोलोगे कि इसमें कुछ जैसे दवाई की तरह नहीं है, एक गोली दिन में 3 बार इतना मिलीग्राम, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। Same as what they आपको take. इतना लेना है कि भाई आपको सिगरेट छोड़ने पे या तंबाकू में जो तकलीफ हो, तकलीफ ना हो। अगर 3 लेने से आपको तकलीफ शांत हो रही है तो 3 लो, 3 से शांत नहीं हो रही तो 4 लो, 4 से शांत नहीं हो रही तो 5 लो। रफली स्पीकिंग, अगर कोई दिन भर तंबाकू ले रहा है तो फिर शुरुआत में उसको हर 1-2 घंटे में एक बार देना है, पहले महीने में। दूसरे महीने में हर 3 से 4 घंटे में एक बार लेना है। तीसरे महीने में हर 4 से 6 घंटे में एक बार लेना है, और फिर बंद करने की ट्राई करनी है। पर ये फ्लेक्सिबल है, उसको कितना है, और दूसरा फिलहाल वो कितना ले रहा है उसको भी ध्यान में रखकर आप सजेस्ट करोगे। बट सपोज करो वो जितना भी ले रहा है उससे उसको अच्छा नहीं लग रहा तो एक बढ़ा सकता है, वो जितना भी ले रहा है उसको ज्यादा ही लग रहा है तो एक कम कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल है। अगर उसको कॉन्फिडेंट लग रहा है वो ज्यादा जल्दी कम कर सकता है, उसको महंगा लग रहा है ज्यादा जल्दी कम कर सकता है, उसको महंगा नहीं लग रहा और उसको अभी कम नहीं करना, ठीक है, प्रॉपर 3 महीना कंप्लीट कर और फिर धीरे धीरे कर।
ठीक है। और लॉन्ग टर्म का अभी से बोलना जरूरी नहीं है, बट आप उसको फॉलो अप जरूर बोलोगे, क्योंकि जैसे कहा कि बाकी जो हम सब काउंसलिंग करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज, लिविंग मैनेजमेंट, ये वो सब भी होना जरूरी है। तो आप उसको शुरुआत में हर वीक फॉलोअप पे बुलाओगे, और बाद में रफली हर 2 वीक पे फॉलोअप पे बुलाओगे, और मे भी बाद में महीने महीने पे बुलाओगे, बट फॉलोअप रखना जरूरी है। और फिर फॉलोअप पे जैसे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप कम ज्यादा उसे बोल सकते हो। और 3 महीने के बाद फॉलोअप पे वो बोल रहा है मुझे छोड़ने को जम नहीं रहा, तब जाके फिर आप उसे बोलोगे कि ठीक है, जब तक नहीं जम रहा तब तक तू निकोटीन शुरू रख, बट सिगरेट फिर से शुरू मत करना, तंबाकू फिर से शुरू मत करना। तभी की बात पहले से करना जरूरी नहीं है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, ये जो च्यू एंड पार्क का मेथड है बताया, 30 मिनट्स एक गम चलता है, ये मैं समझ नहीं पाई अच्छे से च्यू किया, कि आप हाँ 5-10 बार च्यू करोगे, टेस्ट आ गया, पाक कर दिया। 1-2 मिनट ओके में टेस्ट चला जाएगा, च्यू करोगे, पाक कर दिया। तो ऐसे जो ये प्रोसेस है वो एक गम आधा घंटा चलता है, आधे घंटे बाद उसमें से टेस्ट खत्म हो जाता है, फिर आप उसको फेंक दोगे। फिर 1-8 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर से आपको लगता है कि जब इच्छा हो जाएगी तो आप नया गम ले लो। ओके। तो फिर इससे क्रेविंग आने पे तुरंत ही ये असर करेगा, मतलब क्रेविंग के लिए क्रेविंग का जो उनको सहना हाँ, पड़ रहा है तो वो जब नहीं क्रेविंग होगा, आता राइट? है, देखो हम हाँ पहले ये समझते हैं कि जो निकोटीन गम ले रहा है वो निकोटीन छोड़ने की ट्राई नहीं कर रहा, उसने मान लिया है कि मेरे से तंबाकू नहीं छूट रहा है और मुझे एक रिप्लेसमेंट चाहिए, उसने मान लिया, बराबर। तो इसलिए यहाँ पे सहन करने की बात नहीं है कि राइट। तेरे को क्रेविंग आ गई तो तू कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर और फिर नहीं जमा तो ले ले। ऐसा करेंगे तो जनरली वो फेल हो जाएगा। उसको क्रेविंग आते बराबर उसने ले लेना है। तो जब क्रेविंग आते बराबर वो ले लेगा तो वो क्रेविंग शांत हो जाएगा थोड़े मिनटों में ही। ठीक है। सो निकोटीन गम इज अ फास्ट एक्टिंग थिंग, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, वो फास्ट एक्ट करता है। तो फिर 2-3 मिनट के बाद उसको वापस लगेगा कि च्यू करना है, मतलब क्रेविंग आएगा तो वैसे वो खाएगा, कुछ गुटखा खाएगा तो उतना जल्दी क्रेविंग नहीं आएगा, राइट? नहीं, देखो, मतलब अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं, एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ थर्ड, तो ऐसे लोगों को शायद निकोटीन गम भी एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा करना पड़ेगा। बट कुछ लोग हैं जो सुबह एक बार मावा या तंबाकू लेंगे, फिर दोपहर को लेंगे, फिर शाम को लेंगे, तो ऐसे लोग शायद सुबह को एक बार गम लेंगे, फिर दोपहर को लेंगे, फिर शाम को लेंगे, वैसे। या ठीक है। ओके, लेट्स डू द रोल प्ले। एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ, रोल प्ले इज फॉर ऑल ऑफ अस टू ओके। लर्न। तो जब मैडम रोल प्ले कर रही है आप सब भी थिंक करना कि मेरे मन में क्या आता है, मैं क्या बोलूंगा। और ये तो सिंपल सा रोल प्ले है, इसमें शायद एक ही बाजू से ज्यादा बोलना होगा, बट फिर भी बीच बीच में आप पॉज करके सामने वाला समझा कि नहीं, कुछ ऐसा बार बार डाउट है मत पूछना, समझा कि नहीं सिर्फ पूछना। और सब खत्म होने के बाद एंड में पूछ सकते हो कि कुछ डाउट है। ओके, स्टार्ट। आवाज आ रहा है? हाँ, हाँ हाँ मैडम हेलो जीवन, हाँ ये यस, बैठे। हाँ बोलिए। मुझे जो आदत है सिगरेट की वो छोड़नी है। ओके दिन में कभी करीब 5-6 बार होता है। तो ओके बहुत बार मैंने खुद ट्राई भी किया था कि 1-2 दिन होने के बाद वापस चालू होता है, मतलब अगर कुछ ऑफिस का टेंशन होता है या घर पे कुछ होता है तो वापस चालू होता है। तो मैंने मेरे लेवल पे ट्राई किया था छोड़ने के लिए, पर वो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब 2 दिन या मैक्सिमम 2 दिन तक मैं रुक जाता हूँ, बट उसके आगे वापस वो आदत है, इसके लिए पीने की इच्छा होती है। आपने कैसे छोड़ते समय किस तरह से आपने ट्राई किया, मतलब क्या फॉलो किया? हाँ, जैसे मुझे दिन में चाय पीने के बाद या खाने के बाद आदत है, तो ट्राई किया कि वो अवॉइड करूँ, तभी दूसरा कुछ तो च्युइंगम खा लूँ, बट वो कुछ देर तक होता है, बट उसके बाद वापस वो एक सिगरेट की कमी महसूस होती है। अच्छा, तो इसमें थोड़ा माइंड आपका डिटरमिन करना है।
ये सिगरेट में निकोटिन रहता है, तो उसको छोड़ने के लिए थेरेपी में हम निकोटिन रिप्लेसमेंट करके कुछ चीजें हैं, ऑप्शंस हैं, जैसे गम है, आपने सुना भी होगा, या आपको आपने सुना नहीं है तो फिर उसमें थोड़ा सा मात्रा रहता है निकोटिन, जो आपका जो क्रेविंग होता है ना उसको कम करने के लिए ओके। आप कुछ उसके लिए सोच सकते हैं सिगरेट के बदले में। हाँ हाँ, मैंने एक बार ट्राई किया था, बट जिस ढंग से मैं नॉर्मल च्युइंगम जैसे चबाया था, बट उसका कुछ यूटिलाइज नहीं हुआ। मतलब एक दो बार ट्राई किया था, बट उससे उतना इफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, उसका एक तरीका होता है, जैसे च्यू एंड पाथ बोलते हैं उसको, ठीक है। जब भी आप लेते हैं ये शुरुआत में आप एक या दो ले सकते हैं उसको, एंड फिर 1 या 2 घंटे के बीच में ले सकते हैं। आप कितनी बार लेते हैं? 5-6 बार आपने बोला है ना? जैसे 6 हाँ। बार आप लेते हैं तो उस गम को आप 6 बार ले सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सिगरेट वो आप इसको च्यू करेंगे, ठीक है। जब आप च्यू करेंगे उसका जो टेस्ट आता है, जैसे ही टेस्ट मुंह में आता है तो आप उसको पार कर देंगे आपके चीक और गम के बीच में, ओके। ठीक है। तो फिर आपका वो टेस्ट आने लगता है तो आपका क्रेविंग थोड़ा कम होता है, ठीक है। और इस तरह से जब भी आपको टेस्ट मुंह में कम होता है, आप फिर से उसको निकाल के फिर से च्यू कर सकते हैं और फिर से पार कर सकते हैं। तो ये जब भी आप लेते हैं 5-6 बार ऐसे आप ले सकते हैं इसको, या कम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जितना कम हो सकता है उतना ले सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मल और जैसे च्युइंगम चबा, सॉरी, जैसे च्युइंगम चबाते वैसे किया तो क्या होगा? कंटिन्यूअसली आप बोल रहे हैं, हाँ, राइट। ये एक्चुअली उसका इफेक्ट देके हम ओवरकम करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो लो डोसेज में रहता है। जितना आप ले रहे हैं सिगरेट्स को उससे कम डोसेज में रहता है, और फिर ये सिर्फ आपके क्रेविंग को ओवरकम करने के लिए देता है, तो ये नहीं है कि आपको सेम इफेक्ट देगा, ठीक है। जैसे सिगरेट आप करते हैं तो जो इफेक्ट आपको किक मिल रहा है उतना नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसको थोड़े हद तक वो देगा, ताकि आपका जो माइंड कंट्रोल प्ले कर सकते हैं और आपका जो क्रेविंग को कम कर सकते हैं, ओके। ठीक है। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा उसका महत्व पता चलेगा। जब आप शुरुआत करेंगे ना इसका, तो अम, आप एक गम को लेके ऐसे च्यू एंड पार्क मेथड में करते रहेंगे तो आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा। और अम, इसका कैसे है, हम पहले उसका डोसेज, जैसे हम अ, अ, इसमें और क्या है, जो आपका सिगरेट यूसेज जो होता है, शायद आप 60 रुपीज पर डे स्पेंड करते हैं ना एक सिगरेट का, ₹10 होने पे। तो सॉरी, आई डोंट नो द कॉस्ट ऑफ दिस। इट्स नाउ 17 or 20, आई बिलीव। हाँ जी, तो उस हिसाब से इट इज 17 और 20, ओके। तो इसका जो कॉस्ट है हल्का सा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो इसमें जो आपका हेल्थ पे जो सिगरेट स्मोकिंग से जो बैड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम्स हो सकता है, आपका कैंसर का प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसका जो नुकसान, हेल्थ का जो नुकसान होता है उसको सामने रखते हुए ये जो एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है। इतने जो अपने एफर्ट डालेंगे, थोड़े समय के बाद आपको पूरी तरह से उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं, कि अगर जैसे मैं 6 सिगरेट पीता हूँ, तो सुबह सिगरेट और बीच में गम, और वापस शाम को सिगरेट, ऐसा हो सकता है क्या? बेसिकली ये क्रेविंग आप छोड़ना चाहते हैं, है ना? हाँ। तो फिर आप इसको ट्राई कीजिए। पहले उसको गम को ट्राई करने से आपको उसका क्या इफेक्ट आ रहा है उसको महसूस कर, क्योंकि निकोटिन का सिमिलर इफेक्ट आएगा। हाँ, सिगरेट जैसा नहीं है, इक्वल नहीं होगा, लेकिन
आपका क्या डिटर्मिनेशन है, आपको उसको छोड़ना है ना। राइट। उसका बैड इफेक्ट्स आपको हेल्थ पे मैंने बताया है, आपको भी पता है ना। तो जो बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं आपके शरीर पे, आपको धीरे धीरे हेल्दी लगने लगते हैं, तो फिर आपका जो माइंड का कंट्रोल जो है, डिटर्मिनेशन है, वो भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसका भी असर हमारे शरीर पे कम होगा, और फिर आपका जो मनोबल है और ज्यादा ये दृढ़ होगा, और धीरे धीरे आप ही इसका डोसेज भी कम करते जाएंगे। तो हमारा क्या सोच है, 3 महीने के इसका ड्यूरेशन हम रखते हैं, कि इसके बीच में आपका जो क्रेविंग है धीरे धीरे उसको टेपर करते हुए जाएंगे, और इसका डोसेज भी उसी तरह से टेपर होता जाएगा। और आपको जैसे काउंसलिंग के लिए आपको हर हफ्ता आना पड़ेगा शुरुआत में, ठीक है, जो आपका प्रॉब्लम्स है वो पता चलेगा। मैंने सुना है कि कभी कभार ये गम की भी आदत लग जाती है, मतलब ये छोड़ने हाँ, के चक्कर में। गम की हर एक चीज का हमारा एडिक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारा जो प्लेजर आता है उस चीज का, तो हमारे माइंड में उसका प्लेजरेबल फीलिंग आता है, लेकिन हम उस मन में ये चीज रखते हुए कि ये टेम्पररी है, उस तरह से हमारे मन में रखना है, और इसको धीरे धीरे उसका भी डिपेंडेंस निकाल देना है। जो एक आपका सिगरेट का डिपेंडेंस है, उससे हम शिफ्ट कर रहे हैं गम के डिपेंडेंस से, फिर गम के डिपेंडेंस से भी हम उसको धीरे धीरे कम करते हुए पूरी तरह से हम स्टॉप कर देंगे गम के डिपेंडेंस से भी। तो आपको इस विचार से जाना है कि उसको भी अपनाना नहीं, आपको तंबाकू भी नहीं लेना है, दूसरा कोई और एडिक्शन भी नहीं लेना है इसको छोड़ते समय, क्योंकि आप एक एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं, तो दूसरा लेंगे तो आपका जो हेल्थ पे इफेक्ट होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा, वो बहुत गुना बढ़ जाएगा। ओके। ओके, ठीक है। सो बोलिए आप लोग सब कि मैडम ने कौन सी बातें अच्छी तरह कवर की, और फिर हम देखेंगे व्हाट कुड हैव बीन बेटर। तो कौन सी बातें अच्छी तरह कवर की? वन थिंग व्हाट आई वांट टू शेयर दैट कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो उन्होंने कंपेयर किया कि कैंसर या बाकी बीमारी से, ये दिस इज बिकॉज सेम थिंग आई हैव गॉन थ्रू विद माय फ्रेंड्स व्हेन आई सजेस्टेड दिस थिंग्स, सो दे से लाइक बस व्हाट इज द वैल्यू, ओ देन दे कंपेयर द वैल्यू विद टोबैको। तो ठीक, ये नहीं उसमें होता। और एक कर सकते हैं कि जैसे हम काउंसलिंग में इन जनरल बोलते हैं कि हमारे बोलने से अच्छा हमें उन्हें पूछना, हम जितना ज्यादा पूछेंगे उतना बेटर है। तो रादर देन सेइंग कैंसर से होगा ना, ये होगा, ऐसे पूछने का, मुझे बताइए अगर किसी को कैंसर हुआ, ओरल कैंसर, तो कितना खर्च हो जाएगा, उन्हीं को बोलने देने का। ओके। फिर वही खुद से बोलेंगे हाँ 1 लाख, हाँ, 1 आध लाख तो होता है, और वो जो तकलीफ होगी वो अलग। अगर हार्ट अटैक होगा तो कितना, वैसे उन्हीं को थोड़ा सोचने देने का, और फिर कंपेयर करने का कि अगर ये सब तकलीफ जो तुम्हें होगी या घर वालों को होगी, अगर 5,000 रुपए दे के बच सकते हैं, शक्यता छोड़ने की बढ़ सकती है, तो वर्थ इट है कि नहीं। सो गुड है कि मैडम ने वो वाला कंपेयर किया। आई थिंक मैडम ने बोला कि धीरे धीरे इससे उस पे जाएंगे और वो धीरे धीरे छूटेगा, तो वो री एश्योरेंस अच्छा दिया, काफी कॉन्फिडेंटली बोला, एंड शी वाज द फर्स्ट वन टू एग्री कि हाँ मैं करती हूँ, सो दैट्स रियली नाइस। और काफी कॉन्फिडेंटली बोला भी। और ऑल्टरनेट करूँ क्या, कभी सिगरेट कभी ये, तो उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, आपको छोड़ने के लिए आए हो ना, तो फिर आपको पूरा छोड़ना है। सो आई थिंक दैट वाज नाइस। व्हाट कुड हैव बीन बेटर? आप लोगों को क्या कमेंट्स है, कौन सी बात थोड़ी और अलग बोल सकते थे, या कौन सी चीज और एक्यूरेट हो सकती थी? एनी कमेंट्स? मुझे बुरा नहीं लगेगा, प्लीज बोलिए। हाँ, दिस इज अ कलेक्टिव लर्निंग। मैं भी अगर करता तो फिर आइडियली तो आपको पता चलना चाहिए, हाँ ये और बेटर हो सकता था। ऑल ऑफ अस आर लर्निंग, है ना। सो शी हैज डन गुड, बट व्हाट कुड हैव बीन बेटर? अगर आप लोग कुछ नहीं बोल पाए, इसका मतलब आप सब सपने देख रहे थे या टाइम पास कर रहे थे, आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ मैम बोलो। कॉस्ट पर जो पेशेंट का भर है ना, वो निकालना बहुत जरूरी है, और उस पर ज्यादा फोकस
ट्रीटमेंट पर फोकस करना चाहिए था। जैसा रिहेबिलिटेशन पे भी ऐसा ही होता है, अल्कोहल पर इतना खर्चा करके आते हैं, इतना सब घर का नुकसान होता है, फिर भी वो बोलते हैं कि हमें केंद्र में डालने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा जब बोलते हैं ना, तो इधर भी वही है कि पैसा खर्च करना ट्रीटमेंट के लिए हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, ऐसा पेशेंट का, हमें क्लाइंट का हमेशा रहता है। राइट तो वो ज्यादा मल्लिका मैडम ने निकालना चाहिए था। ट्रीटमेंट पर है, हमें इसमें बाहर आना है, हमें रिकवर होना है, इस पर ज्यादा राइट वो कॉस्ट वाइज वो स्टार्टेड कंपेयरिंग, 70 राइट रुपया 20 जो रुपया। गवर्नमेंट का भी बोले थे सर ने, आई हाँ जो थिंक सर ने गवर्नमेंट के दोनों बारे बातें कंपेयर। आई थिंक दोनों बातें वैलिड है कि हमें ट्रीटमेंट का महत्व भी समझाना है। हाँ, और अगर पेशेंट पर ये एक बात है, जैसे मैंने कहा कि अगर हम देखें कि ये है और ये है तो सेम ही है, तो सिगरेट ही शुरू रखता हूँ ना। सो द अल्टीमेट पॉइंट इज, या फिर अगर तंबाकू था और भी कम है, सो द अल्टीमेट पॉइंट इज ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है। और फिर वो right. छोटी बातें हैं कि चल भाई इतना तो एनीवेज हो रहा है, तो उतने में ही ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये वाला बात बराबर है। नाउ जो इंसान ने दारू पे इतने सारे खर्च हो रहे हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि डिडिक्शन सेंटर में जाने पे होगा। तो हमें कभी कभी गुस्सा भी आता है कि दारू पे जा रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। बट इट्स नाइस टू बी अवेयर कि दारू पे खुशी खुशी नहीं जा रहे, वो भी अगर रुक जाए तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। और वो दारू पे जा जाकर फैमिली एक्चुअली फाइनेंशियल क्राइसिस में है। तो एज अ काउंसलर द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू वैलिडेट द पेन, कि मैं समझ सकता हूं कि दारू की वजह से परिवार को बहुत सारी आर्थिक चुनौतियां आ रही होंगी, और इसलिए आप लोगों का पैसे के बारे में चिंता करना मैं समझ सकता हूँ। तो सबसे पहले यू हैव टू वैलिडेट दैट, और उसके बाद यू हैव टू से कि पर देखिए, फिर आपको जो भी बोलना है कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे और दारू शुरू रही, तो फिर महीने में इतना खर्चा तो होना ही है, आपको इच्छा हो या ना हो। तो उससे अच्छा डी एडिक्शन सेंटर में इतने जाने से अगर रुक जाएगा, तो इतना खर्चा भी कम हो जाएगा दारू का, और वो लंबे समय तक कम होगा, और बीमारी नहीं होगी, ये वो। तो दारू के कॉन्टेक्स्ट में तो खर्चे का वो दिखाना थोड़ा आसान है, क्योंकि दारू पे भी बहुत सारा खर्चा हो रहा है। तंबाकू के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम ट्रीटमेंट वाले पे ज्यादा भर दे सकते हैं। और अगर कुछ लोग अटक ही जाए, तो फिर हम, जैसे मैंने कहा, सिगरेट के कॉन्टेक्स्ट में महीना महीना का दिखा सकते हैं, और तंबाकू के कॉन्टेक्स्ट में 1 साल के खर्चे में तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट, अभी फिलहाल तो हम सीख रहे हैं तो ठीक है, बट जैसे कि हमने देखा कि हमें कॉस्ट पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई कॉस्ट पूछे हमें वो समझाना जमना चाहिए। तो इसका कॉस्ट अगर आप ज्यादा बड़े टिन लो, बल्क में लो, तो 6 रुपए गिरता है। यूजुअली जो मेडिकल शॉप्स में अगर 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो अराउंड 8-9 रुपीज में मिलता है। तो आप उन्हें ये कॉस्ट बोल सकते हो। तो दिन में जितनी गम्स लेंगे अकॉर्डिंगली कॉस्ट रहेगा। आइडियली 3 महीने लेना है, बट अगर मुश्किल लग रहा है और अगर छूट रहा है तो जल्दी भी बंद कर सकते हैं। सर और एक चीज है, मुझे पूछना था कि कुछ लोग सिर्फ काउंसलिंग से कम कर देते हैं, मतलब दे आर फॉलोइंग ए रूटीन, कुछ तो बदलाव लाते हैं लाइफस्टाइल में। एंड कुछ लोग ना थोड़ा मेडिसिन कुछ जैसे हम लोग तो होमियो भी देते हैं, तो फिर उससे भी कम नहीं होता है। तो व्हाट्स द रीजन फॉर दिस वेरिंग रिएक्शंस इन पीपल? आई कैन बी वेरी श्योर, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, इट्स डिफरेंट पीपल्स गेस के क्या क्या कारण है। बट हकीकत ये है कि हाँ, आप कुछ भी दे दो, 50% सक्सेस रेट आ गया तो बोलने का हम डॉन। ठीक है। तो कम से कम 1 मिनट, हम कोई तो आया है, 1 मिनट हम। Yes. अनिल सर, हम लोग जो टोबैको के लिए जो बॉडी शेप और जो अजवाइन का ये करते हैं, वो इफेक्टिव है? मतलब कितना इफेक्टिव है वो? क्योंकि मैं तो नॉर्मली वही कर रहा हूँ अभी फिलहाल। हाँ, वो इफेक्टिव है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है ना, पाचन में अच्छा होता है। मुझे प्रयोग किया गया बीएसटी में किया था, और कम से कम 4000 ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के ऊपर किया था। That is the data available there, and that is the reason we went there.
एंड वी सॉ इट एंड इट वाज वेरी इफेक्टिव के लिए, क्योंकि उसके बाद 4 या 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके बाद में वो उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसको बोला जाता है कि ये आप ले लीजिए। किसकी बात कर रहे हो, ये क्या है? अनिल सर Actually, same things about some any mixture like सौंफ and हाँ, अजवाइन. अजवाइन। क्या था डाटा, क्या क्या था, सक्सेस रेट क्या था? एंड उसमें दालचीनी और बाकी भी था। सक्सेस रेट क्या था, कितना सक्सेस रेट था? BEST में अनिल सर है हाँ। ना? BEST और जो NMC के जो कचरा, BEST में, हाँ BEST में बेस्ट. राइट, मैंने न्यूज में भी पढ़ा था। हाँ, बेस्ट में गए थे हम। हाँ, न्यूज पढ़ के हम गए थे सभी लोग। हाँ, तो कितने लोगों ने छोड़ दिया है? हाँ, उनका तो क्लेम बहुत है कि बहुत लोग सभी छोड़ दिए हैं सब। मैं 2 बातें इसमें कहूंगा। जैसे मल्लिका मैम ने बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस, तो हमें ये समझना है कि कोई भी एडिक्शन में सबसे बड़ा पार्ट कल्चरल फैक्टर है। जैसे हम बोलते हैं कि पीयर प्रेशर से लोग शुरू करते हैं, पीयर प्रेशर से लोग बंद करते हैं, बराबर? तो वो कौन छोड़ेगा, कौन नहीं छोड़ पाएगा, उसमें ये जो बाकी फैक्टर्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कि अगर किसी के फ्रेंड्स ने बंद किया हुआ है, अगर किसी के घर में और कोई भी स्मोक नहीं कर रहा, अगर किसी ने नया हॉबी एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो छोड़ देगा ज्यादा है। अगर किसी ने ये सब नहीं किया, या अगर किसी के लाइफ में एक इमोशनल स्ट्रेसर है जो अभी भी चल रहा है, उसकी शादी में तनाव है, उसको जॉब नहीं मिल रहा और वो स्ट्रेस्ड है, तो हो सकता है फिर उसका चालू रहेगा। किसी के जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स है, किसी की पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है रिस्क ज्यादा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, बट वी शुड टॉक अबाउट व्हाट इज इन अवर हैंड, एंड व्हाट इज इन अवर हैंड इज कि तू फ्रेंड्स इसके बना, बारे में हॉबीज मुझे कर। लगता है कि इंस्टीट्यूशनल सेटअप में बहुत इजी है। ऑडियो नहीं है सर. सॉरी, नहीं, ठीक है, Audio ऑडियो नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन मतलब हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन हुआ, बट शायद सर इंस्टीट्यूशन से बोलना चाह रहे हैं जैसे बेस्ट में सारे लोगों ने बेस्ट एक होगा, साथ किया। NMMT होगा, वहाँ बराबर, क्या है, इजी होता है थोड़ा सा, और एक प्रेशर बराबर, भी होता है। डॉक्टर और हर रोज उनके बॉस जो है वो भी देखते हैं, इसलिए एग्रीड एग्रीड। एक ने बोला ना मुझे, अरे मेरा छूट गया, वैसे भी बाकी लोग भी हो सकता है तो वो पीयर हाँ, प्रेशर वाली बात है वो कि सब पॉजिटिव लोग जब पीयर एक साथ कोशिश कर रहे हैं तो शक्यता बढ़ती है। पॉजिटिव पीयर प्रेशर है। सर ग्रुप में जैसे इंस्टीट्यूशन इज देयर, तो वहां पर कैसे प्ले कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं? नहीं, अगर आप कोई भी ग्रुप को अप्रोच कर रहे हो, फिर वो बेस्ट हो या कोई कंपनी हो या कोई कॉलेज के ग्रुप हो या आपके बिल्डिंग के सारे फ्रेंड्स हो या कोई भी, अगर आप किसी ग्रुप को अप्रोच कर रहे हो तो भी फर्स्ट स्टेप वुड बी कि वो ग्रुप के सभी लोगों से एक साथ बात करके उन्हें मोटिवेट करना, और फिर एक अपील करना कि आप लोगों ने साथ में शुरू किया, आप लोग एक दूसरे को मदद करके एक दूसरे की छुड़वाना चाहोगे क्या? एक दूसरे की बीवी 10 साल जल्दी विधवा नहीं होनी चाहिए, एक माहौल क्रिएट करोगे क्या कि हम खुद भी नहीं लेंगे और औरों को भी नहीं ले लेंगे, तो फिर एक दूसरे की मदद से छूट सकेगा करके एक मोटिवेशन क्रिएट कर रहे हैं। फिर जब वो लोग सब मान जाएंगे, हाँ हाँ हम करेंगे, फिर आप अलग अलग तरीके से उन्हें मदद भी कर सकते हो कि बीच बीच में रिसोर्सेज भेज के, ताकि वो लोग व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करे या जो भी, और फिर जो भी हेल्प हम साथ में कर सकते हैं तो वो हो सकता है। सम क्विक फीडबैक्स ऑन व्हाट यू सेड, इसलिए हमें कॉस्ट का एक आइडिया होना चाहिए। फिर शुरुआत में क्यों लेना है, जैसे कि हमें ब्रीफली ये बात आनी चाहिए कि तंबाकू छोड़ना मुश्किल है, तो अगर आपको नहीं जमता खुद से छोड़ देना, तो लकीली इसमें जो एडिक्टिव पार्ट है, तो निकोटीन ये एडिक्टिव पार्ट है, बट सबसे ज्यादा हार्मफुल पार्ट नहीं है, बाकी केमिकल ज्यादा हार्मफुल है। तो इसीलिए जब हम तंबाकू से निकोटीन पे शिफ्ट हो जाते हैं तो नुकसान 90% कम हो जाता है, इसीलिए एनआरटी लेना है। और सेकंड फायदा कि धीरे धीरे, क्योंकि ये मेडिकलाइज्ड फॉर्म है, धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होता है, तो उसको धीरे धीरे छोड़ना तंबाकू छोड़ने से रिलेटिवली आसान है। तो आप 3 महीने ये ले ले और फिर छोड़ो। तो क्यों करना है ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। थोड़े ब्रीफ इंफॉर्मेशन पहले दे दिए और क्वेश्चन आंसर बाद में आ सकते हैं। तो आप लोग ने सभी ने एज अ होमवर्क कि अगर मुझे 5 मिनट में एनआरटी के बारे में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, इसका आपका एक
स्पीच, एक नोट प्रिपेयर करने की ट्राई करो। अगर वो प्रिपेयर्ड होगा तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, ठीक है? Yes. तो एडिक्टिव पार्ट Sir, one more और thing. एक पार्ट, Yes. एक मिनट, और एक पार्ट उसने बोला कि ये बोलना जरूरी है कि आपने बोला कि चबाओ टेस्ट आ जाएगा। ये एक आइडिया देना जरूरी है कि ये जो उसका जूस है वो आपके गालों से ही और जीभ के नीचे से ही खून में जाने देना है, उसको निगलना नहीं। ये कल्पना देना जरूरी है। ऐसा क्यों करना है? दो फायदे। एक, जब वो गालों से ही अंदर जाएगा तो डायरेक्टली खून में जाएगा और इफेक्ट फास्ट होगा, तो आपकी इच्छा जल्दी मर जाएगी, मतलब सिगरेट लेने की इच्छा जल्दी मरेगी। और दूसरा, आप स्वॉलो करने से एसिडिटी होने की शक्यता है, तो इसीलिए वो मुंह से ही जाने देना है। अगर कोई बोले कि इसकी आदत लग सकती है क्या, तो बोलना जरूर लगती है और ये आदत ही है। पर आपको ऑलरेडी तंबाकू की आदत है जो छूट नहीं रही है, तो उसकी जगह, एक बड़े जहर की जगह हम छोटे जहर की आदत रखो, और ये आदत तंबाकू की आदत से छोड़ना रिलेटिवली इजी। अगर किसी को आदत नहीं है तो उसने बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है। हाँ, उसको आदत लग सकती है, पर आपको ऑलरेडी तंबाकू की आदत है। ओके। Sir, what are your anything additions you want to say for my नो, सो these are some of the thoughts कि भाई एग्जैक्टली लेना कैसा है, कि swallow नहीं करना, क्यों ओरली लेना है, तो वो वाला समझाना है, और क्यों सेफ है ये बोलना है। एंड ओवरऑल आपने अच्छा बोला। सर, और दूसरा था आपके मेडिसिन जो बताए थे, आई मिस दैट पार्ट, जैसे बुप्रोफिन एंड दोस थ्री। देखो, सब कुछ सबको बताना जरूरी नहीं है। हाँ, okay? नो, जस्ट फॉर जैसे आइडिया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दोस थ्री, लास्ट थ्री जो बताए, ब्यूप्रोपियन, ब्यूप्रोपियन, वेरेनिक्लिन और इमिप्रामिन, नॉट रिपिलिन। आप जान के क्या करोगे, मतलब ठीक है। हाँ, वो डॉक्टर से थ्रू जानेगा, इसीलिए हमको कुछ अभी या तक- डॉक्टर विल हाँ, प्रिस्क्राइब। that is not our ठीक है। राइट। द मेन पॉइंट यू कैन कीप इन माइंड इज, अगर कोई हम्म। बोलता है नहीं मुझे निकोटीन विकोटीन नहीं लेना, उसमें भी आदत लगती है, हाँ, दवाई he दो, says बोला medicines बराबर। चाहिए। क्या दवाई नहीं है? दवाई है, आप साइकेट्रिस्ट से जाके बात करो, वो देंगे। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल। मैं प्रिवेंशन पे ज्यादा काम करता हूँ, और मैं नहीं देखता ज्यादा पेशेंट, इसलिए भी आई वुड रियली लव कि आप लोगों का भी जो अनुभव है उससे मुझे भी सीखने मिलेगा। तो प्लीज, आपका जो भी अनुभव आता है, स्पेशली लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा में, जहाँ पे ज्यादा लंबे समय तक उन्हें एनआरटी लेने के पैसे नहीं है, तो ऐसे में क्या रिजल्ट्स आते हैं वो सुनना मुझे अच्छा लगेगा। तो डू शेयर। हम लोग एक महीने बाद फिर से एक ब्रीफ आधा एक घंटे का फॉलो अप रख सकते हैं कि आपके क्या अनुभव आए, क्या डिफिकल्टीज आ रही है, वी कैन डेफिनेटली डिस्कस। हाँ Sir, मैम। one question. Yeah, supposing a person is going into relapse, like, how should we get in touch with him? Like, what is the frequency that we went to check on that person, that he has completely left it off or he's gone back? पहले मैं इसका रेलेवेंस आपको बोलता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी किया था, तो उनके मुताबिक बहुत अच्छा रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। बट उन्होंने 6 महीने बाद जब रिव्यू किया और तभी उन्होंने यूरिन सैंपल लिए सबके, तब समझा कि काफी सारे लोगों का तंबाकू चालू ही था। Hello. तो काफी बार आप जब शॉर्ट टर्म, इसलिए मैं आपको भी बोलूंगा कि आप लोग जब आपका डाटा देखोगे, ट्राई टू कीप अ 6 months follow up, and that will really give you a accurate idea of how successful you have been. The success rate in the initial 1 month can be very high, but a lot of it may go away in 6 months. So that should be one target. Second question is कि रिलैप्स के लिए हम करें क्या? तो रिलैप्स के लिए सबसे पहली बात, उन्हें पहले से बताए कि लैप्सेस आर कॉमन and our target is कि how to prevent a lapse turning into a relapse. तो आप शायद भूल से ले लोगे, डजंट मैटर। कोई भी मुश्किल चीज जब हम ट्राई करते हैं तो एक दो बार गलतियां होती है, हमें हर गलती से सीखना है। तो आपको रेगुलरली फॉलोअप पे आना है। हर फॉलोअप पे हम चर्चा करेंगे कि आपका इतना अच्छा मोटिवेशन होने के बावजूद फिर से शुरू क्यों हुआ,
हम हर गलती से सीखेंगे, और फिर जब हम हर गलती से सीख जाएंगे तब कोई गलती ही नहीं बचेगी। तो आपको हर वीक आना है शुरुआत में, जब तक छूट ना जाए। एक बार छूट गया उसके बाद आपको हर 2 वीक में आना है, और फिर अगर बहुत ही कॉन्फिडेंट आ गया तो हर महीने में आना है, 6 महीने तक आना है। और इन बिटवीन आपको उतना नहीं डरना है। जैसे कि कोई सीख रहा है ना, अगर वो इतने सालों से ले रहा है, 3-4 दिन और ले लेगा, क्या फर्क पड़ेगा। आपने वीकली फॉलोअप पे बुलाया और उसको वीक भर कोशिश करने बोला, और वीकली ये ध्यान में रखो कि अभी अगर आप निकोटिन गम दे रहे हो, इसका मतलब सिर्फ निकोटिन गम नहीं करना है। आप बाकी जो भी काउंसिलिंग सीखे हो वो और ये दोनों आपने बोलना है। तो उसके बाकी लाइफस्टाइल पर, क्रेविंग मैनेजमेंट पर, रिलैप्स प्रिवेंशन पर जो भी आपको सजेशंस देने हैं, और फिर निकोटीन एनआरटी लेने की पद्धत में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है सर, So one question थैंक I यू सो had. मच। So one question I had, last one. गुड Can I? गुड। Sir, when they take any medicine, or when I tell that see after this you can take this drops या कुछ, उसके बाद क्या होता है, उनका मेंटालिटी ऐसा होता है कि वो कर नहीं पाए, मुझे लगता है, बिकॉज द नेक्स्ट फॉलो अप दे डोंट कम, और आई हैव टू कीप ऑन फॉलोइंग फॉर देम टू कम बैक। मेंटालिटी क्या होता है, उन्होंने किया इतना एफर्ट्स, मैंने किया नहीं, उस राइट तरह से हो जाता है। राइट, इसलिए मैं कहता हूँ कि रादर देन सेइंग कि आज के बाद फिर से हाथ लगाना नहीं है, फिर से लगाया तो मुंह मत दिखाना, ऐसा तो आप नहीं नहीं, बोलते ऐसे हो, नहीं। पर जनरली राइट। सो अ बेटर थिंग टू से इज कि काफी सारे लोग जो अल्टीमेटली छोड़ते हैं, वो भी आवाज एक नहीं दो बार, काफी सारे लोगों ने जो अल्टीमेटली छोड़ने आवाज में, नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है मुझे भी। इज इट बेटर नाउ? इज इट बेटर नाउ? यस यस। या हाँ, तो मैं बोल रहा था कि काफी ऐसा हमें बोलना है कि देखो आपका मोटिवेशन अच्छा है, तो अभी आप एक भी बार फिर से मत लेना, क्योंकि एक बार लेने से भी शक्यता बढ़ जाती है। पर अगर भूल से ले लिया तो इट इज ओके। बहुत सारे लोग हैं जो फाइनली छोड़ने में सक्सेसफुल हो गए, बट उनकी भी 1-2-3 बार गलतियां हुई, एंड दैट्स ओके। अगर आपने भूल से ले भी लिया तो भी आप आना, हम बैठ के सोचेंगे क्या हो गया, इतना अच्छे मोटिवेशन होने के बाद भी क्यों नहीं हो पाया, और हम मार्ग निकालते रहेंगे। हर बार हम अलग अलग ट्राई करेंगे जब तक हम सक्सेसफुल ना हो जाए। तो जब आपने पहले से ये ओपननेस दिखाया कि 1-2 बार गलती हो सकती है, नहीं चौके, तो फिर उसको गिल्ट नहीं लगेगा, राइट? यस यस सर। करेक्ट। दूसरा, अगर आप टेलीफोन फॉलोअप्स नहीं करते हो तो टेलीफोन फॉलोअप्स इज ऑल्सो नाउ अ गुड ऑप्शन। या वी डू दैट। So mostly it is telephone only, otherwise their follow-ups are very less. राइट, ठीक। Okay, Malika ma'am, thank you for so inquisitively asking so many questions, and everyone else, thank you for being there. 1 hour 45 minutes, and all of you are still there. Thank you. Sir, thank you so much for sparing such a time for Anvay, all counselors, and it has gone more than hour. That means 1 hour 45 minutes, and besides that, your lucid and simple style of presentation, which is very convincing for all of us. Thank you for enlightening all of us. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. See you. Thank you. Thank you. धन्यवाद। Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Welcome. अनिल सर कुठल्या सेटअप मध्ये? ठीक आहे चल.